गुड मॉर्निंग क्लास 10th के विद्यार्थियों। मैं आकाश पांडे आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का मॉडल पेपर। इसमें हम आपको एडू कार्ड का मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे। पूरे इसमें 50 क्वेश्चन है, जिसमें से हम आप 50 को 50 करवाएंगे। आप इनको देखते जाइए, आप अपने से भी ट्राई करिए। वीडियो को पहले फ्यूज करिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते तो वीडियो को ऑन करिए और आप वीडियो को देखिए और उसे समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर मैं आपको वीडियो के फुल एनालिसिस के साथ साथ आपको उसका शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा, ताकि आप उसे अच्छे से और जल्दी से एग्जाम में कर सकें, कम समय में आप क्वेश्चन को कर सकें। देखिए, मैं आपको शुरू के जो 2-3 पेपर ले आऊँगा उसमें मैं आपको फुल एनालिसिस कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन को दिखाऊंगा कैसे आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से सीधे। आप देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लेके आया हूँ इसमें से, और आपको सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो ऑफ होंगे। तो आप क्वेश्चन को देखिए और करने की कोशिश करिए। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हैं, कहाँ पे आते हैं भैया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखो, पहला क्वेश्चन आपसे कहता क्या है, द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 70 एंड 125 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो देखो, देख रहा है लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। तो भैया देखो, जब आप लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करते हो तो मतलब एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों को फुल्ली डिवाइड कर दे। और जब दोनों को फुल्ली डिवाइड करने का मतलब ही होता है क्या? एचसीएफ निकालना। देखो, यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है भैया, इसका मतलब क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो इन दोनों का क्या निकालना? एचसीएफ। अब कर रखा है कि ना, वो नंबर इनको डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा? 5 रिमाइंडर शेष बचेगा। 5 इसमें भी निकलेगा और इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा? आपसे बोल रहा है 8 बचेगा। तो मतलब अगर इनमें से आप पहले से ही 5 निकाल लो तो सीधे आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हो। तो 5 माइनस करोगे तो 65 हो जाएगा, इसमें माइनस करोगे तो 117 आ जाएगा। अब आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। अब उसका तरीका आपके पास होता है क्या एचसीएफ निकालने का? देखो, ये मैं आपको सिंपली बताता हूँ। आप सीधे ऑप्शन पे देखो और ऑप्शन में जो ग्रेटर नंबर हो उससे चेक करो क्या ये वैल्यू कटती है। हाँ, इसमें देखो 5, 13, 9, 11 दिया है, तो 13 से इसको काटो तो कट जाएगा। 13 5 जा 65, 13 से भी कट जाएगा। 13 9 जा 117। अब देखो, यहाँ दोनों में एक तो हमें कॉमन मिल गया, 13 13 दोनों में शामिल है, तो ये तो हमने इसको निकाल लिया। अब बचे जो 2 नंबर्स हैं 5 और 9, इनको आप क्या करोगे? चेक करोगे क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब देखो या इन दोनों में कुछ कॉमन हो तो आप आगे फैक्टर करने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि अगर इन दोनों का एचसीएफ क्या हो रहा हो, एचसीएफ अगर 1 आपको दिख रहा हो तो ये कैसे पेयर होते हैं? कोप्राइम पेयर। जैसे ही आपके सामने कोप्राइम पेयर होने तो आप इसे आगे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। अब इस 9 को आप मत तोड़ोगे, 3 × 3 भी तोड़ो, कोई मतलब नहीं है। सीधे आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आप ज्यादा तोड़ने की कोशिश मत करिए, आपका समय बचेगा। आप सीधे एक बार तोड़िए बड़े नंबर से, फिर उन दोनों को देख लीजिए क्या उनमें कुछ भी कॉमन अगर दिख रहा है तो आप एक बार और तोड़िए। अगर नहीं कॉमन मिल रहा है तो आप उसका अगला फैक्टर मत करिए, सीधा आप उसी को आंसर बता दीजिए अगर उनका एचसीएफ बना रहा हो तो। यहाँ से आप आसानी से कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 2 क्या कर रहा है, इफ k + 1 = sec स्क्वायर है 1 - sin है, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 + sin है, देन द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो, ये दिया गया है k + 1 = दे रखा है sec स्क्वायर a, ब्रैकेट में 1 - sin है और दूसरे ब्रैकेट में 1 + sin है। अब ये आपके सामने सवाल है। यहाँ देखो, आपको कुछ दिख रहा होगा, ये देखो 1 - sin 1 + sin, यहाँ सेक है तो ये काश बन जाएगा। तो बनेगा कैसे? जब आप यहाँ ये वाला फार्मूला लगाओगे, कौन सा? आप एक फार्मूला जानते हो, a + b, एक ब्रैकेट में और दूसरे a - b हो, तो ये टूटता है किसमें? a² - b² में। बस इसी फार्मूले का आपको यहाँ यूज करना है, ठीक है भैया। अब आप इस फार्मूले को जब यहाँ लगाओगे तो ये कुछ ऐसा टूट जाएगा, k + 1 = ये क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर a, और इसे आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1² - sin² a हो जाएगा, क्योंकि a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन ये मल्टीप्लाई स्क्वायर वर्ग तो sin² a आ जाएगा। अब देखो, यह यहाँ से आप एक आइडेंटिटी आती है, क्या होती है? एक आइडेंटिटी होती है आपकी, क्या आपने पढ़ा था फर्स्ट आइडेंटिटी, sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहाँ से अगर दूसरा फार्मूला निकालें तो sin² थीटा, अगर हम cos को इधर रख लें, क्या करें? cos को पकड़ें तो sin को उधर भगा सकते हैं, क्या बन जाएगा? 1 - sin² थीटा। यहाँ से देखो cos² थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 1 - sin² थीटा। यही आपके पास है 1 - sin² a, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? cos² a लिख सकते हो। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? cos² a इंटू ये पहले से क्या था? sec² a इक्वल टू ये है k + 1। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कैसे हैं? रेसिप्रोकल। अर्थात मतलब इस सेक स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 1/cos² a इंटू cos² a ऊपर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो यहाँ से k + 1 = क्या बचा? 1। तो k = क्या हो जाएगा? 1 - 1 = 0। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखो आप भैया, यहाँ से आपको 2 फार्मूला याद रखना है। एक तो ये a - b, a + b अलजेब्रा का, दूसरा ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ये आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है। यहाँ से एक फार्मूला और आपका बनता है, अगर आपको क्या पकड़ना हो? साइन को पकड़ना हो तो आप लिख सकते हो sin² थीटा = 1 - cos² थीटा। यहीं से मतलब मैं आपको एक सवाल बना के दे दूँ तो आप इसे करने की कोशिश करिए और कमेंट में आंसर देना। देखो, सवाल ये है आपके सामने, मान लो ये दिया है k + 1 = cosec² a
अब ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस cos ए इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस cos ए। इसका आंसर आप बताओ हमें कमेंट में क्या होगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर हमें सॉल्व करके बताना। सेम मैंने इसी पे सवाल बना के दिया आपको, तो आप इस क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं क्वेश्चन के साथ आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा, आप उसे करके हमें कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो 3 में आपसे क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल AOBC whose 3 vertices आर। दिया आपको 3 वर्टिसेस। तो देखो ये आप पहले क्या बनाओगे, एक रेक्टेंगल बनाओगे, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल हो गया, इसका नाम है क्या, AOB और C। इसके वर्टिसेस दिए हैं आपको, क्या क्या दिया है, 0,3 दिया है पहला, दूसरा आपको 0,0 दिया है, तीसरा आपको क्या दिया है 5,0 दिया है। अब देखो यह अगर आप इस वाले डायगोनल को खींचते हो, यहाँ इसका वर्टिसेस हमें दिया नहीं है, तो हम इस वाले डायगोनल से लेंथ नहीं निकाल सकते, तो हम इस वाले डायगोनल से इसकी लेंथ निकालेंगे। देखो ये दोनों डायगोनल आपस में रेक्टेंगल के इक्वल होती है, आप इसी को निकाल लो। तो देखो डिस्टेंस का फार्मूला होता क्या है, देखो यह डिस्टेंस बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का। अब देखो हमारे पास 2 पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये फार्मूला है आपका। अब यहाँ देखो हमारे पास ये पॉइंट है, तो इसको आप मानोगे क्या x1 y1, इसको आप क्या मानोगे x2 एंड y2। अब आपके सामने यहाँ से पॉइंट है, इसको यहाँ पुटअप कर दो, तो आप सीधे डिस्टेंस पा जाओगे डायगोनल की। तो डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बराबर x2 माइनस x1। देखो 5 माइनस 0 करोगे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस देखो 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, √34। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपली आप इस डायगोनल की वैल्यू बता सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं कहाँ पे, 4 पे। अब भैया देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है, ए वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर enclose an area of 121 centimeter square. If the same wire is bent in the form of circle, then the circumference of the circle. अब देखो यहाँ बोल रखा है क्या, एक वायर को एक स्क्वायर के फॉर्म में बेंट किया गया। जब इसको बेंट किया स्क्वायर के फॉर्म में, इसका जो एरिया था, एरिया की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। एरिया की वैल्यू आपकी क्या आ गई, एरिया इक्वल टू आ गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछ रखा है इसी वायर को खोल के आप क्या बना दो, एक सर्कल बना दो। तो इस सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होगी, क्या पूछा है, सर्कमफेरेंस क्या होगी। अब आपसे ये पूछ रखा है, बस भैया कुछ नहीं करना आपको। सर्कमफेरेंस होता क्या है, देखो आपने इसी स्क्वायर से ये सर्कल बनाया है, अगर अब इसका पेरीमीटर मिल जाए तो इसका सर्कमफेरेंस बन जाएगा वही चीज़। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, तो आपके पास एरिया फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर 1 to 1 कर दोगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √1 to 1, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 11। यानी इसकी हर साइड कितने कितने की हो जाएगी, 11 की, कितने कितने की, 11 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो अगर आप इसका पेरीमीटर निकालोगे तो सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब जो इसका पेरीमीटर था ना, देखो ये इस वायर को अगर आप खोलोगे तो कुछ ऐसे सीधा हो जाएगा, और उसी से आप क्या करोगे, बेंड करके सर्कल बनाओगे। तो वायर भैया जितनी लेंथ यहाँ पे है 44 से आपने उसी शेप को स्क्वायर दिया, उसी को खोल के वापस सर्कल बना दोगे, तो क्या होगा, सर्कमफेरेंस चेंज थोड़ी होगा, सर्कमफेरेंस भी कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपको आपका डायरेक्ट आंसर आया। अब देखो अगर इसी से वो पूछना चाहे तो आपसे दूसरी सवाल पूछ सकता है, इसे आप कमेंट में हमको आंसर करके बताएंगे। दूसरी सवाल आपसे क्या पूछेगा, पूछ लेगा बताओ तो इस नए सर्कल का एरिया कितना होगा, क्या पूछेगा, इस नए सर्कल का एरिया कैसे होगा। अब आप इसे कैसे निकालोगे, तो आप जानते हो सर्कमफेरेंस बराबर क्या होता है, 2πr इक्वल टू क्या कर लोगे 44। यहाँ से आप क्या निकालोगे, आर की वैल्यू, और उसके बाद एरिया का फार्मूला लगा दोगे, क्या होता है πr स्क्वायर होता है। यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हो। इसका आंसर आप कमेंट में हमें बताओगे कितना आएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन बना के देता जाऊंगा ताकि आप उसे और भी ज़्यादा करने की कोशिश करें, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आपसे क्या करा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 9 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ पी। अब देखो ए और बी के बीच को आपको डिस्टेंस दे रखा है कितना, 9 यूनिट दे रखा है, और ए और बी के क्वाड्रेंट दे रखा है। ए और बी के आपको क्या दे रखा है, क्वाड्रेंट दे रखा है, क्या दिया है -3, -14, और बी के क्वाड्रेंट क्या दे रखा है p, -5, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या दे रखा है 9 यूनिट। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही फार्मूला बताया था डिस्टेंस का। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसी फार्मूले का आप यूज करोगे। देखो या इससे पहले से आप एक बार और फार्मूले यूज कर लो, क्या लिख दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग। इसका करने का एक फायदा है कि यहाँ से अंडर रूट हट जाता है, तो d स्क्वायर जब करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपने जब एग्जाम में लगाना तो आप सवाल को यहाँ से शुरू करना, कहाँ से, यहाँ से सीधे इस वाले फार्मूले का यूज करोगे। ये अंडर रूट हटा दोगे तो ये d की वैल्यू 9 दिया है तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। और x2 माइनस x1 देखो ये x1 होता है, ये y1 होता है, और ये आपका x2 होता है और ये y2 होता है। तो x2 माइनस x1 मतलब कि p, अब देखो माइनस फार्मूले में क्या है, माइनस है, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो p प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपको कितना है -5, y1 कितना है -14, तो माइनस माइनस प्लस 14 क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लग जाएगा यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या भैया, यहाँ देख लो आप। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इसी फार्मूले का हम यहाँ यूज कर देंगे। क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 2ab यानी 3 2 जा 6p हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं 6p। अब ये देखो 14 में से 5 जाएगा तो प्लस 9 में जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। इधर हमारा 81 है, ये प्लस 81 इधर आके -81 हो जाएगा। मतलब इससे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। इधर बच जाएगा 0, मतलब बच जाएगा क्या p स्क्वायर प्लस, आप 6p को बीच में लिख लो, p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इस 9 के दो पार्ट ऐसे करो कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये 6 आ जाए। तो इस 9 के हम दो पार्ट तोड़ते हैं, क्या 3 3 जा 9 होता है। अब इसको दो पार्ट में लिख देंगे तो p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस दोनों में और इन दोनों में देखो मैक्सिमम कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है p है, यहाँ से p कॉमन ले लोगे क्या बचेगा p, यहाँ p से p कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3, प्लस यहाँ से अगर आप 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा क्या p। इस 3 से 9 को डिवाइड करोगे 3 3 जा 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर में कॉमन क्या दिख रहा है, p प्लस 3 में भी, p प्लस 3 में भी है, तो आप इस p प्लस 3 को क्या कर लोगे बाहर निकाल लोगे। तो यहाँ देखो p 3 हटेगा तो ये p बचेगा, प्लस यहाँ से प्लस 3 बच जाएगा, ये p प्लस 3 कट जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर सकते हो, p प्लस 3 इक्वल टू 0, p प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 3 उधर जाके -3 हो जाएगा, सेम यहाँ पे p उधर जाके -3 हो जाएगा। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, दोनों में ही आ रहा है। तो यहाँ हमारा जो वैल्यू हो जाएगा p का वो कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 खत्म हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आशा करता हूँ ये आपको समझ आएगा, ज़्यादा टफ है नहीं। यहाँ फैक्टराइजेशन आपको करना है, तो ये फैक्टराइजेशन आपको यहाँ से आना चाहिए। यहाँ तक आपका क्या था, यहाँ तक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी। ठीक है, यहीं तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, इसके बाद आपका फैक्टराइजेशन चैप्टर लग गया। तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। इस सब फॉर्मूले को मैं यहाँ मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास जगह बन जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता क्या है, समझिए, कह रहा है इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू BC देन द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब यहाँ देखो फिगर आपको गिवन है, ये हमारे सामने एक ट्रायंगल दिया गया है। अब यहाँ एक पैरेलल लाइन, ये डी पैरेलल है किसके, BC के। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC है। ठीक है भैया, आपको ये वैल्यू गिवन है कितनी x, और दूसरी वैल्यू क्या गिवन है 3x प्लस 4, और आपको एक वैल्यू क्या है x प्लस 3, दूसरी वैल्यू क्या दिया है 3x प्लस 19। देखो यह आपको जैसे ये बोला डी पैरेलल है BC के, क्या बोला डी पैरेलल है BC के, वैसे आपके दिमाग ने क्लिक किया होगा किसका नाम, थेल्स थ्योरम का। किसका नाम, थेल्स थ्योरम। अब ये थेल्स थ्योरम भैया कौन सी बला है और ये कहती क्या है, ये वो बला है जो कहती है कि अगर आपकी दो साइड पैरेलल हैं तो ये इनको दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब ये डिवाइड कैसे करेगा, AD/DB इक्वल टू AE अपॉन EC में, इस तरीके से आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। देखिए यहाँ 3 फार्मूले बनते हैं, मैं आपको यहाँ तीनों लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट है आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, अगर आपके सामने मान लो सवाल में ये वैल्यू डायरेक्ट ऐड करके देता तो आप दूसरा चीज़ ऐसे भी लिख सकते हो, क्या AD/AB इक्वल टू AE अपॉन क्या हो जाएगा AC। ये भी आप दूसरा फार्मूला यूज कर सकते हो। थर्ड आप इसी में एक फार्मूला और यूज कर सकते हो। आपको अगर नीचे वाला दिया हो और टोटल दिया हो तो आप वैसे भी यूज कर सकते हो, क्या BD/AB इक्वल टू EC अपॉन क्या लिख सकते हो AC। इन तीनों में से जैसी आपको वैल्यू दिखे वैसा फार्मूला आप यूज कर सकते हो। यहाँ हमें इस तरह वाली वैल्यू दी गई है क्योंकि हमें AD भी दिया है, DB भी दिया है, AE दिया है, EC दिया है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो हमें इन दोनों की जरूरत नहीं, हम सीधे इस पर वैल्यू रखेंगे। तो AD की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, तो देखो यह AD आपको दे रखा है क्या x, और DB कितना दे रखा है 3x प्लस 4 दे रखा है, इक्वल टू ये क्या दिया है x प्लस 3 दे रखा है, और नीचे वाला क्या है 3x प्लस 19 दे रखा है। ये EC की है और AE की है। अब यहाँ क्या कर दोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे। देखो x का 3x साथ करोगे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x का 19 के साथ करोगे तो 19x हो जाएगा, इक्वल टू अब x का पहले इन दोनों के साथ करो तो x में जब 3 का गुणा करोगे 3x स्क्वायर प्लस x का 4 से करोगे तो 4x, ये हो गया। प्लस लगाओगे इस 3 का 3x साथ करोगे तो 9x हो जाएगा, प्लस 3 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये प्लस 3x, ये भी प्लस 3x, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब आप इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हो।
ये 9x इधर 19x इधर आएगा क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ये प्लस 4x इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू 10 में से 4 घटाओगे तो 6x इक्वल टू 12। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितनी 2 है। तो ये क्या है x 2 है। इसकी वैल्यू आप सारी वैल्यू बता सकते हो। तो यहाँ आपसे सिर्फ x की वैल्यू पूछा था, तो आप आसानी से आंसर बता सकते हो कितना आएगा। ठीक है भैया, इस आंसर को आप बता सकते हो। तो ये चीज़ आप समझ गए होगा आशा करता हूँ यहाँ तक। ये क्वेश्चन हमारा था क्या 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। कहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो यह 7 आपसे कहता क्या है, व्हाट विल द नंबर ऑफ द जीरोज इफ द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अगर कोई ग्राफ अगर आपकी एक्स एक्सिस को नहीं कट कर सकता तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। देखो या अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हो तो उसका इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अगर कोऑर्डिनेट एक्स पे कटेगा या नहीं, कहाँ नहीं कटेगा एक्स पे कटेगा नहीं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और जब एक्स 0 हो जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। तो सिंपल सा आप इसका आंसर बता सकते हो क्या 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कुछ नहीं था, सिंपल सा आपको लॉजिक बताना था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। करेक्ट है ऑन चूजिंग ए लेटर रेंडमली फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड एसोसिएशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट लेटर चूज इज ए वावेल इज इन द फॉर्म ऑफ 6/2x + 1 देन द x इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो एक वर्ड दे रखा है, इसका आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। वर्ड क्या है एसेसिनेशन, क्या है एसेसिनेशन। ठीक है भैया सीनेशन, ये वर्ड आपके सामने लिखा गया है। अब क्या कर रहा है इसमें वावेल चुनने की आपको प्रोबेबिलिटी बताइए, और इसने एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दे भी रखा है। क्या दे रखा है 6/2x + 1। ये आपसे पूछना चाहता है इस x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है वावेल लेटर की। तो वावेल होते क्या है, तो आप पहले सबसे पहले ये जानो, आपके दिमाग में होना चाहिए वावेल होते कौन कौन से हैं। भैया वावेल हमारे होते क्या क्या हैं, तो वावेल हमारे होते हैं कौन कौन ए ई आई ओ और यू, ये 5 वावेल होते हैं। अब इनमें से आप ढूंढ लो वावेल कितने हैं। देखो यह प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो आप याद कर लो। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है क्या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो आपको यहाँ 2 चीजें ढूंढनी है, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या होता है, जो आपको सवाल दिया गया उसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, इसे आप काउंट कर लो। तो देखो 2-2 का पेयर बनाओ। तो ये देखो ऐसे गिनो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 13। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि टोटल आउटकम्स कितने हैं 13 है। और दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है फेवरेबल आउटकम्स। तो भैया फेवरेबल आउटकम्स आप निकालोगे कहाँ से, आपको फेवरेबल आउटकम्स किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है वावेल की। तो देखो यहाँ वावेल कौन कौन से हैं, तो आप देखो वावेल यहाँ क्या है, एक तो ए है, दूसरा यहाँ ए है, तीसरा आई है, फिर ए है, फिर आई है और फिर ओ है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 6। हमारा फेवरेबल आउटकम्स हमको मिल चुका है और टोटल आउटकम्स कितने हैं 13 है। बस कुछ नहीं करना है, आप प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज कर दो। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, क्या हो जाएगा 6/13 हो जाएगा। और एक प्रोबेबिलिटी का फार्मूला इसने वैल्यू दे रखा था ये वाली, तो बस इस पी की वैल्यू इस पी की जगह रख दो। तो क्या रख दोगे 6/2x + 1 = 6/13। ये कर सकते हो आप आसानी से। ये 6 को कैंसिल कर देगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या 2x = 13 - 1, तो x = क्या हो जाएगा 12/2। देखो इसमें 13 घटाओगे 12 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो 2 6 जा 12। यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। यहाँ से आपको पता चल गया x = क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी जो आपसे इस x पूछा था 8 नंबर सवाल में कितना हो जाएगा 6। देखो ये 8 नंबर का सोल्यूशन है। ठीक है, ये मैं यहाँ गोले में कर दे रहा हूँ, ये 8 नंबर का सोल्यूशन है। ठीक है, ये पूरा जितना आपको गोले में दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है। ये 0 जो है ये 7 का आंसर है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो हमारे यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो चुके हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा। देखिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए। और मैं इससे भी बेटर एनालिसिस और बेटर क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। जितने ज़्यादा आप लोग वीडियो को फैलाएंगे उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। जितने आपको सॉल्व करना है उतने ज़्यादा आप वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ, तो मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा मेहनत करके लाऊंगा और भी ज़्यादा बुक्स के। ठीक है भैया, ऑथेंटिक चीज़ें कराऊंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 पे आए तो 9 में आपसे क्या रखा है, इफ द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 1.54 मीटर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट 100 रेवोल्यूशंस। ठीक है भैया, देखो कुछ नहीं कर रखा है, एक व्हील है, व्हील कैसा होता है सर्कल होता है। अब कर रखा है अगर ये व्हील कितना रेवोल्यूशन करे 100 रेवोल्यूशन, कितने रेवोल्यूशन करे 100। तो देखो ये आप एक चीज जानते हो, जब ये सर्कल एक बार घूमेगा तो इसकी जितनी सर्कमफेरेंस ये पूरी डिस्टेंस कवर करेगा।
सिंपल सी बात है। तो इसकी पूरी सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई r होती है। तो एक रेवोल्यूशन में कितना चलेगा भैया, अगर मैं आपसे पूछूं एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो ये हमेशा चलेगा कितना 2 पाई r इक्वल। ठीक है, अब आपसे पूछा 100 रेवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस कवर करेगा। देखो आप सिंपल एक फार्मूला याद रखो, d बराबर आप सीधे याद रखो n इंटू 2 पाई r। क्या रखोगे, d बराबर n इंटू 2 पाई r। यहाँ जो n होता है वो क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है। क्या होता है, रेवोल्यूशन। तो यहाँ कितने रेवोल्यूशन करना है आपको 100, कुछ नहीं करना है, 2 को 2 ही रहने दो। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर आपको पता करना है, तो देखो यहाँ में डायमीटर दे रखा था, कितना दे रखा था 1.54 मीटर। तो आर देखो आप ये जानते हो आर बराबर क्या होता है d/2 होता है, बस कुछ नहीं यहाँ रख दो। आर की वैल्यू क्या रख दोगे d/2, डी कितना है 1.54 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस कुछ मत करो, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दो। देखो ये यहाँ 100 है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये दोनों जीरो इस पॉइंट को हटाने में चले जाएंगे। तो आप इसको सीधे माइनस कर दो, सीधे बचेगा क्या आपके पास 22/7 इंटू 154 हो जाएगा। ये डेसिमल से ये 100 चला गया, तो आप यहाँ से काट दो और कुछ बचा तो नहीं, हाँ सही है। तो ये कट जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, यानी 7 2 जा 14, 1 कैरी बचा 7 2 जा 14। ये आपके पास बचा क्या 22 इंटू 22। अब देखो ये इसका स्क्वायर हम आसानी से कर देंगे। ये क्या बन रहा है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 484 सेंटीमीटर, यानी मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर में आपको डिस्टेंस दिया था, तो आंसर किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। तो ये आपका सीधे क्या आ गया उसके द्वारा कवर डिस्टेंस आ गई, तो आप इसने आसानी से निकाल लिया। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि आपने स्क्वायर इतना जल्दी कैसे कर लिया, देखो सिंपल ट्रिक है, आप भी इसे अपना सकते हो। देखो ये आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा क्या, अगर हम आपको दिखाएं a+b का होल स्क्वायर फार्मूला पढ़े होंगे, a² + 2ab + b²। बस इसी फार्मूले से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको जो भी नंबर दें तो आप उनका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया 96, दूसरा नंबर मैंने आपको क्या दिया 85, तीसरा नंबर मैंने आपको क्या दिया 37, और एक मान लो नंबर आपको मैंने दिया क्या 15, और एक नंबर मान लो मैं आपको दिया 30, मान लो क्या 88। अब इन सभी का अगर मान लो आपको स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है सभी का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे आप जल्दी से स्क्वायर निकाल सकते हो। तो देखो सिंपल सी बात है कि देखो इसमें फार्मूला क्या है, लास्ट में b का स्क्वायर, इसे मान लो a, इसे का मान लो b, तो ये a और b है, तो पहले लास्ट वाले का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी बचा उसे लिख लो, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। देखो 2ab है, दोनों का आपस में करो, 6 9 जा 54, क्या हो जाएगा 9 6 जा 54, और उसका डबल कर दो तो 52 और 2 जा 108 हो जाएगा। 108 में इस 3 को ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 111, इसका 1 लिख दो। अब कैरी कितना बचा 11 बच गया, 9 9 जा 81 होता है। अब देखो a का स्क्वायर करना, तो ये 9 9 जा 81, इसमें क्या दो 11 जोड़ दो, तो 81 क्या 82, और ये 10 क्या हो जाएगा 92, तो 9216 इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको इसका स्क्वायर करना है, पहले लास्ट वाले का स्क्वायर 5 5 जा 25, 2 कैरी बच गया, 5 8 जा 40, इसका डबल कर दो, 42 जा 80, 80 में 2 जोड़ दोगे तो 82, कितना बचा 8, 8 8 जा 64, 8 जोड़ दोगे तो 72, ठीक है ये। यहाँ से आपको इसका स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से आप इसका स्क्वायर चेक करो, 5 का स्क्वायर 25, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 10 2 12, 1 कैरी 1 1 जा 1 1 1 2, इसका आंसर आ गया। 8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा 64, 64 2 जा 128, ठीक है 128 में 6 जोड़ोगे तो 134 हो जाएगा, तो 13 कैरी बच जाएगा। 8 8 जा 64, 3 जोड़ोगे 67 और 10 जोड़ दोगे तो 77, यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके अगर आप इसका स्क्वायर बोलोगे तो 7 जा 49, क्या बचेगा 4, 7 3 जा 21, 22 जा 42, 42 में 4 जोड़ोगे 46, तो बचा कितना 4, 3 3 जा 9 4 13, 13 6 9। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हो। अब मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल करवा दिया, ढेर सारा आप अपने से ट्राई कर सकते हो। चलते हैं हम क्वेश्चन पे नेक्स्ट, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं ताकि आपकी वीडियो लेंथ न बढ़े, ठीक है भैया। तो आप इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, कर रखा है 2 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म आर रेगुलर इंटरवल 50 सेकंड एंड 48 सेकंड। 50 सेकंड और 48 सेकंड पे अलार्म क्लॉक बजती है। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर 12 नून, ठीक है 12 नून, एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन। तो ये 12 बजे अगर एक साथ बजती हैं तो दोबारा कब एक साथ दोबारा रिंग होंगी। तो देखो सिंपल था भैया, देखो ये 50 बज रही है, 48 भी बज रही है। अब यहाँ आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा कि सर हम यहाँ एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। देखो यह सिंपल सी बात आप एक दिमाग में बैठा लो, जब भी आपको दिखे कि आंसर बड़ा आ रहा हो, क्या रहा हो आंसर
बड़ा आ रहा हो आपको गिवन वैल्यू से, तो वहाँ हमेशा आप क्या निकालोगे, एलसीएम। जब भी आपको गिवन वैल्यू से आंसर छोटा आ रहा हो तो हमेशा आप वहाँ क्या निकालोगे, एचसीएफ। तो बस इसी चीज़ को फॉलो करोगे। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ कैसे पता करेंगे आंसर बड़ा आएगा छोटा आएगा। पूछ रखा है कब ये दोनों एक साथ बचेंगे। देखो यार ये दोबारा बजेगी, ये भी दोबारा बजेगी, तो ये क्या हो जाएगी 100 सेकंड बजेगी, ये 96 बजेगी, दोनों बराबर नहीं है। फिर जब आप इसको तिबारा करोगे तो 150 हो जाएगा, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम, ये भी कुछ वैल्यू आएगी। ऐसे चेक करते जाओगे कब ये दोनों एक साथ बजेगी। तो बस उसी टाइम हमें पता करना है आंसर दोनों से क्या आ रहा है, बड़ा ही आ रहा है। बस सिंपल सा पता कर लो यहाँ से। अब देखो हम करेंगे कैसे, इसका करेंगे फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, फैक्टर। देखो ये 50 को सीधे ऐसे तोड़ो, 10 × 5, जो आपको आसान टेबल दिखती है ना उससे तोड़ा करो। 48 को आप तोड़ दो 12 × 4 में। अब इस 10 को फिर तोड़ दो, इसमें 2 × 5 × 5 में। अब इसको देखो 12 को मत तोड़ो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 5 दिख रहा है, 12 के साथ कोई जैसा मैच नहीं हो रहा, तो इससे मत तोड़ो। सिर्फ यहाँ देखो 2 दिख रहा है, इस 4 को तोड़ लो, तो 2 × 2 × 12 कर लो। अब देखो दोनों में जो कॉमन होता है उसे हम एक बार लिखते हैं, तो 2 को एक बार लिखते हैं, बाकी जो कॉमन नहीं दिखता उन सबको छाप दो, तो जो कॉमन नहीं उन सबको छाप दो। भैया कुछ मत करो, 5 को छापो, 5 को छापो, × 2 को छापो, × 12 को छापो। जो कॉमन हो उसे एक ही बार छापना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ 4 को तोड़ दिया था। सीधे देखो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे आसानी से, सीधे 5 5 जा 25, 22 जा 50, और ये 12 जा 24, ये आसानी से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो 50 से मल्टीप्लाई मत करो, सीधे 5 से करो। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 2 12, और 0 है तो 0 बढ़ा दो, तो आ गया क्या 1200 सेकंड आ गया। देखो वैल्यू क्या थी 50 सेकंड और 40 सेकंड, आंसर क्या है 1200 सेकंड। देखो आंसर क्या है, गिवन वैल्यू से बहुत बड़ा आया। अब ये किस में आया, सेकंड में आया। इससे मिनट में बदल सकते हैं, तो आप जानते हो क्या 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 सेकंड। क्या होगा 60 सेकंड। तो जब आप 1 सेकंड की वैल्यू निकालोगे, इसको मिनट बदलोगे तो 60 से डिवाइड कर दोगे, बस सिंपल यहाँ से 60 से डिवाइड कर दो, 3 मिनट में चेंज आएगा। तो 0 0 कट जाएगा, 6 2 जा 12 और 0, तो आपके पास आ जाएगा 20 मिनट। ये 20 मिनट बाद दोनों एक साथ बजेंगी। तो पहले कितने बजे बजी थी, 12 बजे, तो 20 मिनट इसमें ऐड कर दोगे, दोबारा कब बजेगी 12:20 पे, यानी पीएम पे, 12:20 पीएम पे फिर से एक साथ क्या करेंगी, रिंग करेंगी। यहाँ से आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन नंबर 11 को हम अच्छे से एनालिसिस आपको कराएंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 का क्या रखा है, 2 dice are thrown together, then the probability that sum of 2 numbers on the dice will be multiple of 4 each। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आप पूरा डिटेल करोगे ना तो काफी बड़ा सा क्वेश्चन है। मैं आपको इसको आसान तरीका बताऊंगा। पहली चीज तो आप यहाँ एक चीज नोट कर लो, क्या ये क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो यार जब भी आपके सामने 2 डाइस आए, कितनी डाइस है 2 डाइस, तो आप वहाँ हमेशा के लिए याद कर लो कि जो टोटल आउटकम्स होगा वो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा 36 आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा 36 आया कैसे, तो देखो ये मैं आपको सबूत दे देता हूँ। मैं हर चीज़ को यहाँ सबूत में दे देता हूँ ताकि आप दोबारा जब भी डाइस पे इस तरह का क्वेश्चन आए डाइस वाला तो आप आसानी से कर ले जाओ। तो देखो ये जो इसके 36 रिजल्ट बनते हैं कुछ ऐसे बनते हैं। पहले आप एक लिख लो 1,1, फिर 1,2, यानी फर्स्ट पोजीशन आप 1 लिख लो, सेकेंड पोजीशन चेंज करते जाओ 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। देखो यह डाइस में 1 से लेकर 6 तक ही नंबर होते हैं। फर्स्ट डाइस का आप नंबर नहीं चेंज करो, सेकंड डाइस को चेंज कर दो। अब फिर से सेकंड डाइस में 1 की जगह क्या लिख दो 2, इधर वाला आप फिर से वही 2,1, 2,2, 2,3, ठीक है 2,4, 2,5, 2,6 ऐसे लिखिए। फिर यहाँ से लिखिए 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। तो देखो ये 3 तक हो गया। अब आओ 4 पे, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। फिर आ जाते हैं 5 पे, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6 ये हो जाएगा। फिर आते हैं 6 पे, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 और 6,5 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 6,6। अगर आप गिनोगे तो हर रो में कितने नंबर्स हैं भैया, टोटल नंबर 6, इसमें भी कितने 6, इसमें भी कितने 6, इसमें कितने 6, इसमें कितने 6, इसमें कितने 6। तो ओवरऑल अगर आप सभी को ऐड करोगे तो 36 आएगा। देखो 6 2 जा 12, 6 3 जा 8, 6 4 जा 24, 30 और 36 हो जाएगा। तो इसका टोटल नंबर आप
सम कितना गया 36, यानी जो इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं 36 है। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या हो रखा है कि 2 का सम क्या आना चाहिए 4 का मल्टीपल, यानी किन्हीं भी 2 डाइस को जोड़ो और उनका सम कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, यानी 4 का वो मल्टीपल होना चाहिए। तो जब उनका सम 4 आ गया यानी 4 से कटना चाहिए। तो देखो 3 + 1 4 वाला कट जाएगा, ये 4 का मल्टीपल है। और इसमें देखो ये सब 4 से नहीं कटने वाले हैं, 2 2 जा 4 ये आपका कट जाएगा, 4 2 6 नहीं कटेगा, ये दूसरा कट जाएगा, ठीक है 4 2 8 से। अब इसमें देखो 3 1 4 ये कट जाएगा, 3 2 5 नहीं कटेगा, 3 3 6 नहीं कटेगा, 3 7 आपका ये कट जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ से बड़े नंबर सारे काटोगे, उनको गिनोगे कितने सारे कटेंगे। तो देखो आप यहाँ टोटल आउटकम तो 36, ये हमेशा के लिए लर्न कर लो कि अगर 2 डाइस हैं, कितनी डाइस हैं आपके सामने, जब भी आपसे 2 डाइस की बात करेगा तो आपका जो टोटल आउटकम्स होगा वो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब आपको मैं जो ट्रिक बताना चाहता हूँ वो कुछ ऐसी है कि देखो ये आप सारे नंबर को ऐड करोगे, फिर उन्हें डिवाइड करके चेक करोगे, तो इतनी बड़ी टेबल बनाओगे तभी आप चेक कर पाओगे। तो मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, आप कुछ मत करो, सीधे यहाँ गिनती लिखो, कहाँ से 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये देखो जो मैंने लिखा है ये सम ऑफ 2 डाइस है, क्या है सम ऑफ 2 डाइस, ठीक है क्या है सम ऑफ 2 डाइस, यानी 2 डाइस का सम है, ठीक है। ये जो नंबर है वो 2 डाइस का सम है। मतलब देखो जैसे यहाँ से अगर आप जोड़ो तो 1 + 1 कितना होगा 2 होगा, 1 + 2 3 होगा, 1 + 3 4 होगा, 1 + 5 6 होगा, ठीक है, और 1 + 6 7 होगा। इसी तरीके से आप जोड़ोगे तो इनमें नंबर बढ़ेंगे, लास्ट वाला 6 + 6 12, तो टोटल 12 तक नंबर आएंगे। अब देखो या किन्हीं भी 2 डाइस का सम कितनी बार 2 आ सकता है, तो बस यहाँ से आप एक गिनती और लिख लो, क्या 1 2 3 4 5 6। देखो यह एक बार में डाइस कितने नंबर आते हैं 6, बस यहाँ 6 लिखने के बाद आप नीचे आ जाओ, कहाँ अब यहाँ से 1 2 3 4 और 5, बस ये था मेरा लॉजिक। अब आप इसे अपने दिमाग में बैठा लो और इसी का यूज करो, जब भी 2 डाइस के सम वाले क्वेश्चन आएंगे आप चुटकी में उड़ा दोगे। अब इसलिए आपसे पूछा गया था कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, तो हम यहाँ से फेवरेबल आउटकम्स देखो चुटकी में निकालेंगे। 4 का मल्टीपल मतलब जो 4 से कट जाए, देखो 4 टेबल में 4 आता है, 4 टेबल में 8 आता है, 4 टेबल में 12 आता है। तो देखो सम 2 डाइस का सम 4 कितनी बार आएगा 3 टाइम्स, 2 डाइस का सम 8 कितनी बार आएगा 5 टाइम्स, और 2 डाइस का सम 12 कितनी बार आएगा 1 टाइम्स। तो बस फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 3 + 5 + 1, तो 5 3 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए 9, टोटल आउटकम्स कितने आए 36। अब आपको बस प्रोबेबिलिटी बता देनी है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितना 9, टोटल आउटकम्स 36, बस 9 1 जा 9 9 4 जा 36। तो आपका आंसर क्या हो गया 1/4 आ गया है। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। अगर इसी सवाल आपसे पूछ लेता कि व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ, यानी कि व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 6, आपसे क्या पूछ लेता मल्टीपल ऑफ 6 बताओ, 6 के कितने मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। तो 6 के मल्टीपल आप कैसे चेक करोगे, देखो 6 वाला कितना है 5 है, 6 टेबल में तो 6 आता है, दूसरा कौन आता है 12, तो 5 + 1 6, तो 6/36 क्या आ जाता है 1/6 आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपसे अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। जैसे आपसे पूछ ले कि किसी भी पे 2 डाइस का सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 डाइस का सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, तो आप इसका हमें आंसर कमेंट में करके बताना, ठीक है। किसी भी 2 डाइस पे उनका सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप इसका भी हमें आंसर करके बताना। अगर मैं पूछूं कि 2 से 2 के मल्टीपल क्या बोलो, किन्हीं भी 2 डाइस का सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी क्या बताओ, तो 2 के जो सम के मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। किन्हीं भी 2 डाइस के सम 2 आए, ठीक है, सम 2 यानी 2 का मल्टीपल हो तो उसकी भी आप प्रोबेबिलिटी हमें बताओ कितनी आएगी। तो ये 4-5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इन्हें करके ट्राई करो। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हो, इतनी बड़ी आपको रामायण लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से सीधे इस टेबल को बनाओ और आसानी से आंसर कर ले जाओ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पे 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मैंने काफ़ी ज़्यादा समय दे दिया इस क्वेश्चन पे, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर हम कहाँ आते हैं 12 पे, कहाँ आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता क्या है, इवैल्यूएट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी एक पॉलिनोमियल दिया है जिसके जीरोज को इवैल्यूएट करो, यानी वैल्यू बताओ 2x² + 14x + 20। अब देखो यहाँ कुछ करना नहीं होता, देखो यह जो कांस्टेंट टर्म होता है और जो x² का कोफिशिएंट होता है, इन दोनों का आप पहले क्या करते हो मल्टीप्लाई, क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 22 जा 40 कितना आ गया 40। अब इस 40 को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना होता है, क्या करना होता है 2 पार्ट में ब्रेक करना होता है। ऐसे पार्ट में ब्रेक करो कि उसको ऐड करने पे बीच वाला है और मल्टीप्लाई करने पे यही नंबर आए। तो 10 × 4 अगर हम ब्रेक करें 10 4 जा 40 आ रहा है, और 10 आप 4 को ऐड करोगे तो 14 बन जाएगा, बस कुछ मत करो। अब इसको यहाँ लिख दो 2x² + 10x + 4x
प्लस 20। अब इसमें देखो पहले और इन दूसरे में देखो कॉमन क्या है मैक्सिमम, इसमें देखो 2 इसमें शामिल है, 2 टेबल 10 भी आता है, x इसमें भी x इसमें है, तो आप यहाँ से 2x कॉमन ले लोगे तो 2 कट जाएगा, x स्क्वायर से x कट जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, x कट जाएगा, प्लस यहाँ क्या कॉमन ले सकते हो आप 4 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से x हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो इन दोनों देखो कॉमन क्या है, अब ये पहला पेयर ये दूसरा पेयर, इसमें क्या है x + 5 कॉमन है, तो x + 5 ले लोगे और यहाँ बचेगा क्या 2x + 4 बचेगा, क्योंकि ये कटेगा तो ये बचेगा और यहाँ से ये बच जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को 0 को बराबर कर दो, तो x + 5 = 0 कर दो और 2x + 4 = 0 कर दो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 और यहाँ से 2x = क्या हो जाएगा -4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/2 यानी 2 2 4 तो -2 हो जाएगी, यानी x के मान क्या आएंगे -5 और -2 आ जाएंगे। ये आपने आसानी से क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया। ये तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छा नक्शा आप पढ़ते आ रहे हो, 6 7 से ही पढ़ते आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने आसानी से कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भैया, आपसे क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 13, गिवन टू ट्रायंगल ABC and DF, if ABC parallel to DEF, 2AB = D and BC = A, then find the length of EF। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिए गए हैं, क्या नाम है ABC है और दूसरा ट्रायंगल क्या है DEF है, क्या है DEF है। अब आपको दिया है दोनों कैसे हैं सिमिलर है, यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ठीक है भैया। दूसरी चीज़ यहाँ गिवन है आपको क्या 2AB जो है वो किसके बराबर है DE के, ठीक है, यही आपको दिया है। एंड दूसरी कंडीशन है BC = 8। ये दो चीज़ें आपको गिवन है और वो आपसे पूछना क्या चाहता है, वो आपसे जानना चाहता है कि EF की लेंथ कितनी होगी, यानी EF की वैल्यू क्या होगी। देखो यह सिंपल सी एक प्रोबेबिलिटी है, यानी कि सिंपल सा एक फार्मूला है। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, क्या है, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो वहाँ से 2-3 प्रॉपर्टी यूज होती हैं। पहला तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो इक्वली डिवाइड होता है। क्या होता है, इक्वली डिवाइड होता है। मतलब देखो आप इनको डिवाइड कैसे करोगे इक्वली, पहले इस फर्स्ट 2 लोगे तो यहाँ का फर्स्ट 2 लोगे, यानी AB के नीचे क्या लिख दोगे DE, इक्वल लगाओगे। देखो ये फर्स्ट 2 ले लिए 2 ले लिए, अब लास्ट से 2 ले लो और लास्ट से यहाँ 2 ले लो, तो लिखोगे क्या BC/EF, बस 2 हो गया। अब तीसरा क्या बनाओगे फर्स्ट टू लास्ट, यानी क्या लिखोगे AC/DF, बस। अब देखो इनमें से जो आपको गिवन हो यहाँ डाटा उसी को पुट करो और आंसर पाओ। तो देखो भैया DE की वैल्यू कितना दे रखा है 2AB, यानी यहाँ DE है वहाँ क्या लिख सकते हो 2AB लिख सकते हो, तो ऊपर AB लिखो और DE की जगह क्या लिख दो 2AB। कहाँ से पाया, यहाँ से पाया, ठीक है। ये जो DE = क्या दिया है 2AB यहाँ मैंने छाप दिया, प्लस हमें BC की वैल्यू कितना दे रखा है 8, तो BC जगह 8 रख दो और EF हमें पता करना है। अब देखो इसका कोई काम नहीं तो उसको छोड़ दो, बस कुछ नहीं करना। ये AB ऊपर AB नीचे कट जाएगा, ये 2 इधर नीचे उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 हो जाएगा, कट जाएगा बस। EF = क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया आसानी से, ठीक है भैया। तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, कहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 एक फार्मूला है, बस कुछ नहीं है, बहुत आसान सा एक फार्मूला है। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ XY इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस आपको दिया है एंड इज इतना, ठीक है। अब देखो एक ट्रायंगल है, क्या है आपके सामने एक ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस आपको दिए हैं ABC, ये दिया है क्या x, 0 0, y और ये क्या दे रखा है 6, 3। और इसका जो सेंट्रॉइड है उसकी वैल्यू क्या दे रखा है 3, 4। आपसे इस x और इस y की वैल्यू पूछा है क्या आएगी। तो देखो यह आपको पता होना चाहिए, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है x1 + x2 + x3 होल बाई 3, और दूसरा क्या लिखोगे y1 + y2 + y3 होल बाई 3 हो जाएगा, ठीक है भैया। ये सेंट्रॉइड का क्या होता है ट्रायंगल का फार्मूला होता है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होगा x, y हो जाएगा, तो x वाला x कोऑर्डिनेट को y वाला y कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा, बस इसी का यूज कर लो, वैल्यू सॉल्व कर दो। तो यहाँ से आपके सामने आ जाएगा x वाला फार्मूला हो जाएगा x1 + x2 + x3/3। दूसरा क्या हो जाएगा ये यहाँ से y बराबर y1 + y2 + y3/3। अब देखो वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से देखो आपको, देखो ये क्या होगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये क्या हो जाएगा x3 y3 और ये क्या हो जाएगा आपका x, y हो जाएगा, यही सेंट्रॉइड है। तो देखो बस कुछ नहीं पुट कर दो, तो x जगह x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, x1 x है, x2 0 है, x3 6 है, होल बाई 3 है, तो 3 3 जा 9 = 0 से कोई मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा x + 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, तो एक वैल्यू आ गई। दूसरा यहाँ चेक कर लो, y वैल्यू कितना है 4 है, रख दो। y1 आपका कितना है 0 है,
y2 कितना है, y है, y3 कितना है, 3 है, होल अपॉन 3 है, 3 4 जा 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 9। यहाँ से x y वैल्यू आपकी आ गई 3 और 9 हो गई। तो आपने x और y दोनों का आसानी से सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, 14 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी देखो सेम इसी तरह के फार्मूले भी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें क्या कर रखा है, इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है, डज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -1, 2 एंड 3, 4 लाइज। देखो ये क्या है, दो पॉइंट है, क्या क्या है, -1, 2 है और 3, 4 है। इसका मिड पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो यह मिड पॉइंट का फार्मूला होता क्या है, तो x बराबर होता है क्या, x1 प्लस x2/2, कामा y का फार्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2/2 हो जाता है। यही हमारा मिड पॉइंट होता है x, y। ठीक है भैया, ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1, ये हमारा हो जाएगा x2 y2। बस इस x y की वैल्यू बता दो क्या होगी, तो उसे चेक करना है किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो यार 3 और 1, इन दोनों को जोड़ो, तो -1 और 3 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3/2, ये हो जाएगी x की वैल्यू, कामा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 4/2। इसे आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 1, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा क्या 2। देखो यार 3 में 1 जाएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, 2 4 6, 6 का हाफ 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1, 3, यानी जो x, y होगा हमारा क्या हो जाएगा 1, 3 हो जाएगा। अब देखो ये भी +2 ये भी +2, जब दोनों +2 होते हैं किस क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ देखो मैं आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ, यहाँ देखो आप इसे समझने की कोशिश करो। देखो या इस साइड जो होता है x एक्सिस, इसे बोलते हैं x एक्सिस, इसे बोलते हैं y एक्सिस। तो x इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। y एक्सिस ऊपर की ओर प्लस होता है, नीचे की ओर माइनस होता है। अब क्वाड्रेंट लिखने का तरीका क्या होता है, आगे हम पहले x एक्सिस लिखते हैं बाद में y, यानी पहले x एक्सिस लिखते हैं बाद में y एक्सिस। देखो x एक्सिस क्या है प्लस, y एक्सिस भी क्या है प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो जाता है प्लस प्लस, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। बस सिंपल यहाँ पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, देखो ये इसमें x एक्सिस माइनस है, y एक्सिस प्लस है, तो माइनस कामा प्लस हो जाएगा। इसमें x y दोनों निगेटिव है तो माइनस कामा माइनस हो जाएगा। इसमें आपका x एक्सिस प्लस है, y एक्सिस माइनस है, तो प्लस कामा माइनस हो जाएगा। तो आप इस साइन को देख सकते हैं कि किसी का भी क्वाड्रेंट बता सकते हैं। जैसे यहाँ दोनों प्लस थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट चला गया, अगर ये प्लस होता ये आपका माइनस होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता, अगर दोनों माइनस होते थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता। तो आप इस तरह आसानी से बता सकते थे क्वाड्रेंट देख के उनके साइन के साथ। तो ये सब आप क्लास 9 में पढ़े थे, कर सकते हो। ये क्लास 9 के लेवल का सवाल था, 10th का नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे हो गए 13, 15 तक हो गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास जगह कम है, चलो अगले पेज करते हैं। देखो यह क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 का रखा है इफ 241/4000 इक्वल टू 241/2 की पावर 5 × 5 पावर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n हो m n। सिंपल सी बात है, वो तो सभी पता है इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो m प्लस n की वैल्यू बतानी है। बस देखो सवाल देखो दिया है 241/4000 इक्वल टू 241/2 की पावर m × 5 की पावर n। ये आपके सामने सवाल दिया है, पूछा क्या है m प्लस n इक्वल टू क्या होगा। ठीक है भैया, कुछ नहीं करना है। देखो ऊपर दोनों सेम सेम, तो हम तो सीधे उड़ा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधे इससे इसके इक्वल कर दो। तो देखो भैया इस 4 को ऐसे लिख सकते क्या, 4 × 1000 लिख दो इक्वल टू इसे 2 की पावर m × 5 पावर n रहने दो। देखो अब इस 4 को आप लिख सकते हो क्या 2 की पावर 2 × 1000 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर 3। कोई दिक्कत है नहीं है, 2 की पावर 5 × 5 पावर n। हम इस फॉर्म में क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने जो गिवन वैल्यू है 2 और 5 के फॉर्म में है। तो हम इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आ जाएगी। तो बस ये 2 की पावर 2 ही रहेगा। इस 10 को आप क्या तोड़ सकते हो, ऐसे लिख सकते हो क्या 2 × 5 की पावर 3 है, 3 रहेगा। 2 की पावर 5 × 5 पावर n। ये देखो 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसे आप जब ब्रेक करोगे तो ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 × 5 पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 5 × 5 पावर n। देखो हमने इसे किस फार्मूले से ब्रेक किया, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, a × b की पावर अगर n होती है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या a की पावर n × b की पावर n। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, बस उसी फार्मूले को हमने यहाँ यूज कर लिया। अब देखो यहाँ भी दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। जब बेस हमारा क्या हो सेम हो तो हम उनकी पावर को ऐड कर सकते हैं। तो बस कुछ नहीं, तो बेस हमारा अगर सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर 2 + 3 × 5 की पावर क्या है 3, 2 की पावर m × 5 की पावर n हो जाएगी। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 5 × 5 पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 5 × 5 पावर n। बस कंपेयर कर दो यहाँ से इसका यहाँ से इसका। तो देखो यहाँ बेस 2 2 है तो पावर सीधे कंपेयर हो जाएगी, यानी कि 5 = m हो जाएगा
और n इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास m और n की वैल्यू आ गई। हमसे दोनों का सम पूछा तो 5 + 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। आपने सिंपल इसका आंसर बता दिया। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना 16 आपने आसानी से कर लिया। हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रखा है यूलेट द वैल्यू ऑफ 1/10 a + sin a / 1 + cos a if cos a इक्वल टू 2a, ठीक है। देखो ये इसे आप वैल्यू से पुट करोगे तो 1/10 a प्लस क्या दिया है आपको sin a, क्या दे रखा है sin a / 1 + cos a। अब आपको इसने एक हिंट दे रखा है क्या cos a के इक्वल टू 2 दे रखा है। अब देखो इसको आप पकड़ने की कोशिश करो, ये दिया किस लिए, ये सिर्फ आपको इसलिए दिया है ताकि आप एंगल पता कर सको। तो देखो ये अगर हम रखें यहाँ cos a के इक्वल टू ये कितने वैल्यू आती है जब ये cos a 30 होता है, कितना होता है cos a 30। यहाँ से कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, मतलब यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई 30। बस जहाँ जहाँ a है वहाँ 30 आप पुट कर दो, बस अब सीधे ये क्वेश्चन आपके आसान हो जाएगा। तो 1/10 30 प्लस sin 30 / 1 + cos 30। अब जिसको वैल्यू याद है उसके लिए क्वेश्चन आसान है, बस पुट कर दो। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, इसकी वैल्यू sin 30 की वैल्यू 1/2, 1 + cos 30 की वैल्यू √3/2। बस सॉल्व कर दो। देखो ये थर्ड रेशियो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस ये देखो दोनों, इसको पहले ऊपर वाले को आप सॉल्व कर दो, छोड़ दो नीचे वाले सॉल्व करो। तो देखो ये जब आपके सामने ऐसे एलसीएम है, एक हो दूसरे के नीचे कुछ नहीं लिखा हो, तो आप देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे 2 × 2 इसको ऐड कर दो तो 2 + √3 होल अपन जो डिनोमिनेटर तो उसी को लिख दिया जाता है, बस इसी को आप यहाँ यूज करोगे। देखो 2 × 2 + √3 क्या आ जाएगा 2 + √3/2 हो जाएगा। अब √3 को √3 रहने दो। अब देखो जब ये हमारे पास 1 2 3 4 रेशियो बन जाए तो आप पहले दूसरे को सेम वाइज लिख दो, पहला दूसरा, और तीसरे चौथे को उलट दो। तो ये नीचे इसको ऊपर भेज दो और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या √3 + 1/2 + √3। इसका भी सेम इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसको ऐड करके इसी को डिनोमिनेटर बना दो, या आप ऐसे देखो कर लो 2 + √3 एलसीएम हो जाएगा। इसके नीचे 1 है, इसको डिवाइड करोगे तो यही आएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 2 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2√3, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। ये पूरा इसको कर देगा तो बचेगा 1, ये आ जाएगा आपके सामने। तो देखो यह 3 + 1 4, इसको देखो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा क्या 2 + √3 + 4 होल बाई 2 + √3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे ध्यान से, इन दोनों देखो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा √3 और प्लस 2 2 जा 4 होल अपॉइंट क्या हो जाएगा 2 + √3। अब देखो यह जो चीज़ नीचे लिखा हुआ है चीज़ ऊपर लिखा है बस उल्टा लिखा है। तो देखो प्लस में क्या करोगे, कोई चीज़ को आप उलट पलट लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। क्या जाएगा 2 ही आंसर हो जाएगा। देखो ये कट गया, आंसर सिर्फ 2 बच जाएगा। तो यानी इसकी सिंपल वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 खत्म। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में आपसे क्या बोल रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल k - 1 × x² - 10x + 3 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है। आपको एक इक्वेशन दे रखा है क्या k - 1 × x² - 10x + 3। आपका रखा है इसके जो जीरोज है ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अगर इसके रेसिप्रोकल अल्फा और बीटा मान लो इसके 2 जीरोज हैं तो जो अल्फा है वो बीटा के रेसिप्रोकल इक्वल है। मतलब एक अगर अल्फा है, एक अल्फा है तो दूसरा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। बस कुछ नहीं, मतलब एक दूसरे क्या है रेसिप्रोकल है, बस कुछ मत करो, इसको यहाँ भेज दो तो क्या हो जाएगा अल्फा × बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से देखो जब इसको मल्टीप्लाई इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्फा × बीटा और क्या आ गया आपका 1 आ गया, बस इसमें यही वाला लगा दो। तो अल्फा × बीटा और आप क्या जानते हो c/a होता है, क्या होता है c/a आता है, बस इसी फॉर्मूले को यूज कर दो। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका -b/a होता है। अब ये जो a b c है वैल्यू आती कहाँ से, बस कुछ नहीं, आप इसका यूज करो ax² + bx + c, इससे कंपेयर करोगे तो x² कट जाएगा, तो ये पूरा किसकी वैल्यू हो जाएगी a की। इसी तरीके से यहाँ ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी b की, x को छोड़ दो और यहाँ जो बचता है वो c हो जाता है। a b c की इस तरह से आप वैल्यू रख सकते हो। यहाँ c और a की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू क्या है k - 1 है। तो अल्फा × बीटा और आपका क्या है, यहाँ से देखो अल्फा × बीटा 1, तो अल्फा बीटा क्या पुट कर दोगे 1 = c की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू क्या है k - 1, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k - 1 = 3, तो k -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो k = क्या आ गया 4 आ गया। आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे, इसे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं थी, इसे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बहुत छोटा सा हम यहीं कर देते हैं लेकिन ये है क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पक्का पूछेगा, इससे ये सवाल नहीं पूछेगा लेकिन इससे रिलेट करके जरूर एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगी।
ठीक है, तो बस आप इसको देख लो। यहाँ दे रखा है क्या, LCM ऑफ x, 18 इक्वल टू क्या दे रखा है 36, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है HCF ऑफ x, 18 इक्वल टू 2 दे रखा है। अब आपसे पूछ रखा है x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो बस सिंपल से देखो, ये फार्मूला होता है क्या, LCM इंटू HCF इक्वल टू, आप ये फार्मूला याद कर लो, N1 इंटू N2। इसे एकदम ना रट लो, ये आपको ना कई सारे क्वेश्चन को आसानी से करने में मदद भी करेगा LCM HCF के। तो बस कुछ नहीं करना है, देखो LCM इंटू HCF दिया है, LCM कितना है आपका 36, HCF कितना है 2 इक्वल टू N1 N2, ये दोनों नंबर है N1 और N2, तो x इंटू 18, देखो आसानी से करो, 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। तो बस ये तो क्वेश्चन आसान दिया था, लेकिन आप इस फार्मूले को बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद कर लो, इस पर आपसे पक्का एक सवाल पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, 100% है, नो डाउट, पक्का आएगा, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर आपके 19 हो चुके हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं 20 के। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे करता क्या था, वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इज। देखो आसान से क्वेश्चन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा अलग है, ठीक है। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन प्लस है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ एक फार्मूला छिपा हुआ है, कौन सा, देखो इस पे देखो क्यूब लगा है, इस पे भी क्यूब लिखा है, तो यहाँ एक फार्मूला छुपा है, कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड सेकंड ब्रैकेट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। बस इसी फार्मूले का यहाँ यूज़ कर दो, आपका क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो बस इसी को वैल्यू पुट कर दो, ये हमारा क्या है ए क्यूब है और ये हमारा क्या है बी क्यूब है। बस क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे लिखा है आपके सामने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और प्लस जो दिया है उसे लिख दो क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये जो नीचे वही ऊपर है, साफ साफ दिख रहा है, कट गया तो बचा क्या। अब देखो ये आइडेंटिटी अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। बस इसके लिए पुट कर दो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1। कुछ नहीं था, छोटा सा सवाल था। तो सेक्शन ए के 20 के 20 क्वेश्चन खत्म। चलते हैं सेक्शन बी पे और यहाँ से क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ए के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब सेक्शन बी पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखो भैया 20 में से आपको 16 ही करने हैं, लेकिन मैंने आपको सारे कराए हैं। आपको 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दिया, आप उसको ट्राई करिए और सॉल्व करिए। उनको करने से ना आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता क्या है, राजेश एंड महेश आर प्लेइंग ए गेम। इन दिस गेम ईच प्लेयर थ्रो 2 डाइस and note down the number on the dice by the rules of the game. Mahesh need to get 2 numbers such that their product is a perfect square. यानी उनका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाना चाहिए। इन ऑर्डर टू विन द गेम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट महेश विल विन द गेम। ठीक है, महेश के गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो इसका, देखो यहाँ भी कितनी डाइस है, 2 डाइस है। थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया था, जब भी आपके सामने 2 डाइस आएंगी तो उनका जो टोटल आउटकम्स होगा वो कैसा कितना होगा, आपके मुंह से तुरंत आवाज आनी चाहिए 36। कितना होगा टोटल आउटकम्स 36 होगा। अब यहाँ आप फंसोगे किसमें, फेवरेबल आउटकम्स के, क्योंकि यहाँ फेवरेबल आउटकम्स ना सम नहीं पूछा, यहाँ पूछा क्या है, वो कैसे होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, यानी उनको मल्टीपल करो और उनका जो मल्टीपल होगा वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि देखो अगर हम इसके टोटल आउटकम्स में बनाए तो हमारा बनता है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। तो देखो या अगर इनमें हम देखो तो इनमें 2 का मल्टीप्लाई करो, देखो 1 1 जा मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 1 जा 2, 1 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6। अब इनमें देखो कितने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, तो इनके ऊपर रूट लगा के चेक कर लो, जो रूट से बाहर आ जाए वही परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो इनमें से रूट के बाहर कौन आएगा, केवल पहला आपका ये आ जाएगा, रूट 1 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी, 1 के ऊपर रूट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा कौन होगा, रूट 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर कितने आए, 1 और 2 ही आए पहले वाली रो में। तो इस तरीके से आपको यहाँ फेवरेबल आउटकम्स ढूंढने हैं, कितने, इन 36 में। तो देखो आप ऐसे करोगे तो आपको लंबा पड़ जाएगा। तो मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, आप 1 में मल्टीप्लाई करो और उनका चेक कर लो कि रूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस देखो 1 1 जा 1, 1 का 1 ही हो जाएगा,
तो देखो पहले वाले को तो आपको मिल चुका है क्या, इसमें कौन कौन है, 1,1 है और 1,4 है फर्स्ट रो में। अब सेकंड रो में जाओगे तो 2,1 2 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 2,2 वाला बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, 2,2 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 नहीं बनेगा। 3 पे जाओ 3 1 जा 3 नहीं बनेगा, 3 2 जा 6 नहीं बनेगा, 3 3 जा 9 हाँ बन जाएगा, क्योंकि 9 का क्या हो जाता है 3 हो जाता है। 3 3 जा 9 बन जाएगा, 3 4 जा 12 नहीं बनेगा, 3 5 जा 15 नहीं बनेगा, 3 6 जा 18 नहीं बनेगा। बस फिर 4 पे आओ 4,1 बन जाएगा, 4,2 नहीं, 4 3 जा 12 नहीं, 4 4 जा 16 हाँ 4,4 बन जाएगा। फिर उसके बाद 4 5 जा 20 4 6 जा 24 नहीं बनेगा, 5 1 जा 5 नहीं बनेगा, 5 2 जा 10 नहीं बनेगा, 5 3 जा 15 नहीं बनेगा। 5 वाले में कौन बनेगा 5,5, 6 वाले में कौन बनेगा 6,6। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देखो फिर ओवरऑल आउटकम कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपकी फेवरेबल आउटकम की संख्या कितनी आ गई 8, टोटल आउटकम 36। बस आपको प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, बस फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, इसे रट लो। 8 बाई क्या हो जाएगा 36, 4 2 जा 8 4 9 जा 36, आंसर क्या आ जाएगा 2/9। आप इसे आसानी से कर लोगे। तो प्रोबेबिलिटी का छोटा सा क्वेश्चन था, इसे आप समझ लो, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन था क्या, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो जिनके ऊपर रूट निकालो, अगर वो वैल्यू रूट से बाहर आ जाती है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। सिंपल आप इतना याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। देखो भैया 22 आपसे कुछ खास नहीं, एक फिगर दे रखा है और इसमें वैल्यू पूछ रखा है। क्या रखा है, इन द गिवन फिगर ए बी बराबर बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ सर्टेन रीजन। देखो भैया इसमें इस फिगर का ना पेरीमीटर आपसे पूछ रखा है। तो जो फिगर दिया है उसका क्या पूछ रखा है, पेरीमीटर पूछ रखा है। तो ये 2 हाफ यहाँ कट किया है। देखो ये फर्स्ट हाफ को इसने ऐसे मिला है, ठीक है, और सेकंड हाफ को इसने ऐसे मिला है, थर्ड हाफ को यहाँ ऐसे मिला है, और जो ये तीसरा हाफ कुछ ऐसे मिला है, ठीक है। ये आपके सामने एक फिगर है, इसके नाम क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। हर एक डिस्टेंस कितनी है 7 7 है। ये आपका साइडेड रीजन है, ठीक है भैया, ठीक है साइडेड रीजन है। अब यहाँ एरिया नहीं पूछा है, कंफ्यूज मत होना, एरिया नहीं पेरीमीटर पूछा है। क्या पूछा है, पेरीमीटर। तो देखो यहाँ पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, सर्कमफेरेंस। देखो यहाँ कैसे सर्कल बना है, हाफ सर्कल बना है, मतलब ये लेंथ, आपको लेंथ कौन सी निकालनी है, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ और ये वाली, चारों लेंथ को ऐड कर दो, वही पेरीमीटर हो जाएगा। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr होता है। तो यहाँ हाफ है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी बचेगा क्या πr। तीन सभी के बस πr ऐड कर दो। तो फर्स्ट फिगर का πr क्या हो जाएगा, पाई तो पाई रहेगा, आर की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी ए बी बाई 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी ए बी बाई 2 प्लस, अगर आप दूसरे वाले को देखो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है ये वाला, तो ये वाली लेंथ आपको चाहिए, क्या हो जाएगा पाई इंटू क्या हो जाएगा ए सी बाई 2 हो जाएगा। प्लस अब देखो तीसरा आप ये वाला ले लो, यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या हो जाएगा पाई इंटू क्या है बी डी बाई 2 प्लस चौथा कौन सा हो जाएगा ये वाला, क्या हो जाएगा पाई इंटू सी डी बाई 2 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, पाई सभी में, पाई को बाहर निकाल लो। बचा क्या, ए बी वैल्यू कितनी है, ए से बी 7/2, पाई कॉमन चला ही गया। ए सी वैल्यू कितनी है, देखो ए से सी तक की दूरी, तो 7 7 14, क्या हो जाएगा 14/2 प्लस आपको बी डी है, तो बी से डी, देखो ये बी से डी यहाँ तक है, तो 7 7 14, ये भी क्या आ जाएगा 14/2 प्लस सी डी कितना है यहाँ से यहाँ तक, क्या आ जाएगा 7/2 हो जाएगा। देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सीधे जोड़ दो। तो देखो पाई को यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगी 22/7। देखो 14 14 28 35 7 42, डिनोमिनेटर 2 है, सीधे लिख दो, ये काटो, 7 6 जा 46, 2 3 जा 6, तो 22 3 जा क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 66 सेंटीमीटर, यही आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आप इसे आसानी से कर सकते थे, कुछ था नहीं। यहाँ सभी का पेरीमीटर जोड़ना है, ठीक है, क्या जोड़ना है, सभी का हाफ सर्कमफेरेंस जोड़ देना है। सर्कल का हाफ सर्कमफेरेंस लगाओगे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आप आसानी से कर लेंगे हमारे हिसाब से, आशा करता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 23 यही कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, ठीक है, लॉजिक सिलेबस है। इसमें गिवन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द ट्रेंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रेंगल ए सी बी, एंगल दिया है, ठीक है। तो आप देख लो वैल्यू दिया है, मैं पढ़ने के समय क्यों खराब करूँ। यहाँ देखो मैं सीधे ट्रेंगल बना देता हूँ, यहाँ आपके सामने एक ट्रेंगल है, ठीक है, ये है, ये इसका एक्स आपको पता करना है। ये वाली वैल्यू आपको कितना दिया है 105 डिग्री दे रखा है, ये कितना दे रखा है 65 डिग्री दे रखा है। आपसे इस एक्स को पूछा है। तो देखो अगर आपकी नज़र तेज हो, यहाँ देखो एक फिगर दिख रहा होगा, क्या ये एक क्वाड्रेटर दिख रहा है, इसके नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है भैया। ये क्वाड्रेटर दिख रहा है। अब आप जानते हैं क्वाड्रेटर के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180, मतलब कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो बस अगर 105 है, कितना जोड़ोगे 180 हो जाएगा, 75 जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा। बस ये आपको 75 मिल गया,
ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है 180 होता है। बस इसी को लॉजिक यूज करो। तो पहला एंगल x है, दूसरा 75, तीसरा 65 इक्वल टू 180। बस ये दोनों उधर माइनस कर दो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 140, दोनों को जोड़ोगे 5 5 10 7 6 13 114 सही है। तो इसका कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 23 ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा खत्म हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। हम चल रहे हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने आ रहा है 24। और क्या क्या रखा है टू ट्रायंगल आर सिमिलर एंड देयर एरियाज आर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। If the median of the first triangle is 12.1 cm, calculate the measure of corresponding median of the other triangle। तो दूसरे ट्रायंगल के आपको मीडियन मेजरमेंट करना है। अब देखो यहाँ तो ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपको 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 की वैल्यू कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं सिमिलर बोल रखा है, जिसमें आपको पहले ट्रायंगल की मीडियन यानी फर्स्ट ट्रायंगल की मीडियन क्या दे रखा है 12.1 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछ रखा है सेकंड ट्रायंगल की मीडियन की लेंथ कितनी होगी। अब देखो ये अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, क्या है ट्रायंगल 1 सिमिलर है किसके ट्रायंगल 2 के। अगर आपके सामने कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो देखो वहाँ दो प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इक्वल टू यानी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 हमेशा इक्वल होता है क्या इसके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। दूसरी चीज़ आप यहाँ से क्या यूज कर सकते हो, इनकी साइड के रेशियो का भी क्या होता है स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से दोनों लॉजिक यूज कर सकते हो। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके मीडियन का रेशियो का स्क्वायर भी एरिया के इक्वल होता है और साइड के रेशियो का भी स्क्वायर के इक्वल होता है। आपके सामने साइड वाले से वाला है तो भी आप इसी फॉर्मूले यूज करोगे, मीडियन है तो भी आप इसी यूज करोगे। अब यहाँ वैल्यू दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 121 दे रखा है और एरिया दूसरे ट्रायंगल कितना दे रखा है 64 दे रखा है। मीडियन फर्स्ट कितना दे रखा है आपको 12.1 दे रखा है, कितना दे रखा है 12.1 और दूसरे का आपको पता करना है। तो बस m2 का आपको पता करना है। इस पे क्या लगा है स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा यानी 121/64 इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट इक्वल टू क्या आ जाएगा 12.1/m2 आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट निकालोगे तो 11 बाई क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा इक्वल टू। और देखो यहाँ जो पॉइंट होता है ना इस पॉइंट हटाने का सिंपल तरीका आप ये रखोगे कि पॉइंट जगह नीचे क्या लिख दोगे 1, क्या लिख दोगे 1। अब पॉइंट बाद जितनी डिजिट है उसमें 0 बढ़ा दो, ये क्या आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। अब इससे इसको डायरेक्ट काट दो 11 × 11 11 × 11 1 बचेगा 11 × 11 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इसका तो इधर आ जाएगा तो m2 कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 × 88 बाई 10 है। बस ये उल्टा कर दो तो 0 का मतलब एक डिजिट हो जाएगी और 1 का मतलब पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.8 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपने आसानी से कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था, कुछ नहीं था क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 पे आते हैं। कहाँ थे क्वेश्चन नंबर 25 पे। इसमें क्या बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो। या तो पॉलिनोमियल आपको पॉलिनोमियल दिया है x² + x + 1। आपसे पूछा क्या है 1/α + 1/β इक्वल टू क्या होगा। कुछ नहीं करना, इससे कंपेयर कर दो किससे x² + bx + c से। यहाँ से a b c की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो a 1 हो जाएगा, b भी 1 हो जाएगा और c भी क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। देखो यहाँ भी 1 छिपा हो, यहाँ भी 1 छिपा है, ये है। तो बस यहाँ से इसको सॉल्व करो। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, तो अल्फा से अल्फा कटेगा बीटा आ जाएगा, बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ये। इसको आप थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो क्या हो जाएगा अल्फा + बीटा बटे अल्फा × बीटा। बस अब देखो यहाँ से आप निकालने की कोशिश करो तो अल्फा + बीटा का मैंने फार्मूला आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो अल्फा + बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है और अल्फा × बीटा क्या होता है c/a होता है। बस -b/a और c/a की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो तो अल्फा + बीटा यानी -b/a तो -b की वैल्यू कितनी है माइनस यानी 1, माइनस लगा माइनस लग जाएगा बटे 1 और c/1 भी क्या होता है 1/1 ही है। तो बस यहाँ रख दो -1/1 + 1/1 तो ओवरऑल सारा आंसर क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा। यानी जो इसकी वैल्यू है कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। हम इसका आंसर लिख सकते हैं क्या कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो खत्म हो गया। तो ये छोटा सा आंसर क्वेश्चन था, इसे कुछ करना नहीं था, बस इसका आंसर सॉल्व करके इस फॉर्म में बदल गया था। देखो जब इस टाइप के सवाल आए ना तो आप सीधे इस फॉर्म में बदलोगे। ये हिसाब से सवाल ऐसे ही पूछ सकता था क्या 1/α² + 1/β², तो भी आपको सॉल्व करना पड़ता है, उसको भी क्या करना इसी फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो आप इसका आंसर में कमेंट करके बताइए, देखते कितने उत्तर लगा सकते हैं, जो लगाएगा उसे इनाम मिलेगा। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का।
क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कहता क्या है, कर रखा है ऑन चूजिंग नंबर x फ्रॉम द नंबर 1 2 3 एंड ए नंबर y फ्रॉम द नंबर 1 4 9 द प्रोबेबिलिटी ऑफ p। प्रोबेबिलिटी बतानी है p की। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ एक नंबर है x जिसकी वैल्यू क्या है 1 2 3 है, दूसरा नंबर क्या है y है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 4 9 है। कर रखा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्या आएगा, ठीक है। तो जो एक्स वाई का प्रोडक्ट आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स बनेगा, ठीक है। और यहाँ से आपसे फेवरेबल आउटकम जो पूछा है वो बोल रखा है कंडीशन कि एक्स वाई क्या होना चाहिए, लेस दैन 9 होना चाहिए, यानी दोनों का मल्टीपल जो होना चाहिए एक्स वाई का वो लेस दैन 9 होना चाहिए। आपका फेवरेबल आउटकम्स बनेगा। तो देखो ये टोटल आउटकम्स पहले एक्स वाई मल्टीप्लाई करो, देखो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 का 4 में करोगे 4, 1 का 9 में 9, अब 2 का 3 करो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 9 जा 18, 3 से 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 9 जा 27। ये सारे हमारे क्या आ गए टोटल आउटकम्स गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए 9 आ गए। फेवरेबल आउटकम्स देखो जो 9 से कम है, तो 9 से कम कौन है 1 है। यहाँ से आप क्या ले लोगे, पहला 1, दूसरा 4, तीसरा 9 नहीं लगे, इसे नहीं लेंगे क्योंकि हमारे काम का नहीं है। तीसरा 2 हो जाएगा, 8 भी क्या है 9 से कम है, 3 नहीं लेंगे, कौन है 3 है। इसके बाद सारे क्या है 9 से बड़े हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए आपके 1 2 3 4 5, टोटल आ गए 5। अब बस आपको प्रोबेबिलिटी बता देनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा, देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने आए 5, टोटल आउटकम्स 9, 5 5 9 क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 26 खत्म हो गया। ऑप्शन नहीं था राइट ऑप्शन। तो 26 खत्म हो गया। 27 कर दे, यहीं जगह तो है हमारे पास, कर सकते हैं आसानी से। तो 27 यहाँ पे हम कर देते हैं। देखो ये 27 आपसे कुछ खास नहीं है, इसमें बोल रखा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ द ए बी सी तीनों की वैल्यू दिया और इसका एलसीएम दे रखा है। तो देखो यह ए की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 दे रखा है। बी की वैल्यू आपको दे रखा है क्या 2 3 5 2 इंटू 3 इंटू 5। सी की वैल्यू दे रखा है क्या 3 की पावर n इंटू 5 दे रखा है, ठीक है भैया। ये आपके सामने वैल्यू दे रखा है और इसका एलसीएम दे रखा है इसने बुक वाले ने। एलसीएम आप ए कामा बी कामा सी इक्वल टू दे रखा है आपको कितना 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। तो देखो इसका एलसीएम निकाल के आप इसी फॉर्म निकालोगे। देखो इन तीनों का हम क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालते तरीका क्या होता है, देखो ये एलसीएम सिंपली निकलता क्या है, तो उसमें जितने भी वैल्यू दिए गए हैं क्या है, जितनी भी वैल्यू दिए गए हैं उसमें का मैक्सिमम जो संख्या कॉमन है वही ले लो। देखो अगर इसमें तीनों देखोगे ए बी सी में, तो देखो 2 इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें तो है नहीं, तीन दोनों दिख रहा है। मैक्सिमम का पावर किसमें इस वाले में 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है 3, तो लिख लोगे। अब 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, मैक्सिमम पावर किसमें इसमें 3 की पावर कितनी है n है, इंटू 5 देखो इसमें तो नहीं इन दोनों में, तो इसमें 5 लिख लोगे। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब ये एलसीएम वैल्यू ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ये वाली आ गई और ये वाली आपको गिवन है। तो देखो ये हम लोग को गिवन है और ये वाली हमारी आई है, बस दोनों को इक्वल कर दो तो हो जाएगा क्या 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर n इंटू 5। तो देखो ये 2 की पावर 3 यहाँ भी है, 2 की पावर 3 यहाँ भी है, यहाँ देखो 3 की पावर 2 यहाँ 3 की पावर n, यहाँ से जो कंपेयर कर दो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ से n का वैल्यू ही पूछा था कितना आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपने आसानी से खत्म कर दिया। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 27 तक कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 से, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आप आसानी से क्वेश्चन करिए। देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ज़्यादा बड़े बड़े टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके बोर्ड पेपर में, आसान आएंगे, बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल क्लियर कर लो। फंडामेंटल क्लियर करोगे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप बस वीडियो को देख लो ना, 3-4 मॉडल पेपर कर लोगे आप, क्वेश्चन एकदम आसान लगने लगे। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 28 क्या है, एकदम आसान है, ठीक है, कोई दम ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन सी इंटू कॉस सी। देखो ये आपके सामने फिगर है, ठीक है, ये आपके सामने फिगर है। ये वैल्यू आपके पास 4 है, ये 3 है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ A है। वैल्यू आपसे पूछा है किसकी साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन सी इंटू कॉस सी। अब इसकी वैल्यू पूछा है, देखो ये इसको कुछ मतलब नहीं है, ये 3 है, ये 4 है, तो हमेशा 5 आएगा, ये आप याद कर लो। नहीं आता तो इस फार्मूले से निकाल लो, एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकाल लो, हम नहीं निकालें, ठीक है। अब इसे निकाल सकते हो। तो देखो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। देखो यह साइन ए एंगल है, ए के सामने वाला ये हमेशा क्या बनेगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, 3/5 इंटू कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 हो जाएगा प्लस। अब देखो सी से पूछा है तो सी पे चले जाओ, तो सी के सामने वाला इस बार क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर बन जाएगा, इस बार परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा ये वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/5 इंटू कॉस सी 3/5 खत्म हो गया। ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो 12/25 प्लस 12/25 दोनों का बेस डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर जुड़ जाएगा,
24/25, यही क्या गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 खत्म, 28 खत्म। 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या रखा है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सो इन द फिगर ऑफ इन द ग्राफ। यहाँ देखो एक ग्राफ दे रखा है, पूछ रखा है इसका सोल्यूशन कैसा होगा। देखो यह ग्राफ कुछ ऐसा है, ये नया है और यहाँ दो पैरेलल लाइन खींची है, ये कैसे गई है, दूसरी ऐसे गई है। देखो यह जब भी दो पैरेलल लाइन जाती हैं इनका सोल्यूशन क्या हो जाता है, नो सोल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है, नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइन ग्राफ जब भी बनेगा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। दूसरा आपको ग्राफ कैसा बनता है, देखो अगर दो लाइन जा रही हूँ और एक दूसरे किसी बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये कैसा सोल्यूशन होता है, यहाँ यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है आपका, यूनिक सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। और जब दो लाइनें जा ही रही हो और एक दूसरे को क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, जैसे ये मैंने पहली लाइन खींचा, इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या रखा है, कंसीडर ट्रायंगल ABC वेयर D पैरेलल क्या है BC के। इफ D इक्वल टू 2/3 ऑफ BC एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE पूछा है। देखो यह सिंपल, यहाँ एक ट्रायंगल आपके सामने है, ठीक है, क्या है, एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है ABC है, ये D क्या है, पैरेलल है, ठीक है, BC के। तो जब पैरेलल है तो आपको यहाँ एक चीज़ मिल जाएगी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन हो जाएगा। और जैसे ही कॉमन हो जाएगा तो आप एक चीज़ लिख सकते हैं क्या, कि ट्रायंगल ADE जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ABC के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो यहाँ से आप एक रेशियो लिख सकते हो, क्या, यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, AD अपन क्या लिख सकते हो, AD अपन क्या लिख सकते हो, देखो फर्स्ट ये फर्स्ट AD अपन AB इक्वल टू ये सेकेंड तो ये सेकेंड, क्या आ जाएगा DE अपन BC इक्वल टू फर्स्ट लास्ट और फर्स्ट लास्ट, क्या आ जाएगा AE अपन क्या हो जाएगा AC। तो ये तीनों रेशियो लिख सकते। एक मिनट बाद स्टॉप लेते। तो सही क्वेश्चन होता है। देखिए भैया ये क्या आ जाएगा, टी बराबर दिया आपको 2/3 ऑफ BC दे रखा है, बस आपको ये गिवन है, बस यहाँ यूज़ कर लो। तो देखो ये क्या है, AD बटे AB है इक्वल टू D की वैल्यू आप क्या रख सकते हो यहाँ से 2/3 ऑफ BC, तो 2/3 ऑफ BC होल अपन BC, तो BC से BC कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा क्या, AD अपन AB इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या 2/3। यहाँ देखो एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, यहाँ देखो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ये आपको दो चीज़ें मिल रखी हैं। अब आपसे पूछा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE, क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE। आपको इसका एरिया दिया है, इसका पूछा है। तो देखो ये जब इसे तोड़ोगे AB नीचे क्या आ जाएगा, देखो DA है तो DA ही लिख लो, देखो AD लिखो या DA लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उनके साइड का रेशियो का स्क्वायर ही हमेशा इक्वल होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दे रखा है आपको, 81 दे रखा है, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE आपसे पूछा है। अब यहाँ से रखोगे AB की वैल्यू कितनी है, AB 3 है बटे DA कितना है 2 है, 3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। यह 81 बाई क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का 9, 2 का 4, तो 9 से काटोगे 9 9 जा 81, 9 4 जा 36। यहाँ से आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ DAE इक्वल टू, तो यह 9 4 जा इधर इसका मल्टीप्लाई क्रॉस इसका इधर कर दोगे तो इधर कट जाएगा, तो 9 4 जा 36, क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 30 भी खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हो गया। चलते हैं हम किस पे, ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कथा क्या है, ABC is isosceles triangle which is right angle at B with AB equal to 4 cm. What is the length of AC? देखो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत क्या होती है, इसकी दो साइड आपस में हमेशा इक्वल होती हैं। अब एक रखा है B एंगल क्या है, राइट एंगल है, ये A हो गया, ये आपका C हो गया, ये 4 है, ये भी क्या आ जाएगा 4 है। आपसे इसके पूछा है तो हमेशा आप जानते हो क्या है, H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ 90 है तो ये क्या हो जाएगा H स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर, तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 16 32, तो H बराबर इक्वल निकालोगे तो √32 हो जाएगा, और √32 इसको क्या लिख सकते हो क्या, √16 × 2, 16 किसका होता है 4 का, तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा 4√2, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको तो आप आसानी से कर सकते हो, हर बच्चा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट उतना अच्छा नहीं था, ये तो सबको ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ये भी सेम इसी टाइप से है। अमित एंड प्रेमा इज ए वेरी गुड क्रिकेटर एंड आल्सो, ठीक है भैया, आल्सो रिप्रेजेंट देयर स्कूल टीम एट डिस्ट्रिक्ट एंड इवन स्टेट लेवल्स। वन डे आफ्टर देयर मैचेस दे मेजर
the height of the wicket and the found to be 28 inches. They mark a point P found in the ground and show in the figure below. देखो एक फिगर आपको दिया गया है, ये 3 विकेट बने हुए हैं, यहाँ से इसने एक लाइन खींच रखी है, इसका नाम क्या दे रखा है P, ये Q है, ये R है, ठीक है। इसने जो इसकी एग्जैक्ट हाइट नापी है वो कितना नाप रखी है, 28 इंच नाप रखा है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ एक रेशियो दे रखा है क्या, cot P = दे रखा है क्या 3/3। अब cot में P, तो देखो cot में क्या होता है, ये ऊपर वाला बेस होता है, नीचे वाला परपेंडिकुलर होता है। देखो P कहाँ एंगल है आपका, P एंगल कहाँ पे, थोड़ा मैंने नाम गलत लिख दिया, यहाँ पे आपका P है, यहाँ क्या है, ये P है, ये आपका क्या है Q है, ये वाला R है, ठीक है। तो P ये है, इसके सामने का एंगल हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और बेस क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ देखो जो 4 है वो किसके बराबर है, 28 के, यानी 4 किसके बराबर है, 28 के। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या, मतलब कि 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंच के बराबर होगी। तो अब देखो हमसे पूछा है क्या, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, PQ की वैल्यू पूछा क्या होगा, तो PQ हमारा वैसे रेशियो कितना है 3, और 1 की वैल्यू 7 है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 इंच हो जाएगी। यहाँ से समझो 1 रुपये की 7 टापी मिलती है, 3 रुपये कितनी मिलेगी, 21 टापी मिल जाएगी। बस यही करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 32 आपका खत्म हो गया। 33 पूछा क्या है, को प्राइम नंबर इज ए सेट ऑफ द नंबर ऑफ विच इज वन इज देयर। हमने आपको सवाल होता है हमेशा क्या होता है 1 SCF होता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा, ठीक है। 1 क्या होता है, किन्हीं भी को प्राइम नंबर इज सेट ऑफ द नंबर विच है विच 1 इज देयर क्या होता है, हमेशा SCF होता है। इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, ये मैंने शुरू में जब सवाल लगाया तो वहीं आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 क्या होता है, इफ द 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल fx दिया है इज -1 देन द फाइंड द अदर जीरोज। अब देखो आपके सामने एक इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 34 में। इक्वेशन क्या है आपके सामने, ये है x² - 7x और माइनस पूछ रखा है, तो आप सीधे लगाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू -1 दिया है, बीटा हमसे पूछा है, -b की वैल्यू क्या आ जाएगी -7, माइनस प्लस 7 हो जाएगा, तो -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बीटा = क्या आ जाएगा 7 + 1 8 हो जाएगा। तो हम आपका क्वेश्चन नंबर 34 खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। देखो यह 35 देख लो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रखा है, एन आर्क ऑफ लेंथ इज 19 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ओ, द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू बतानी है। देखो यह मान लो ये कुछ ऐसा एक आर्क है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर, ये जो आर्क है इसकी लेंथ 19 सेंटीमीटर है, ये थीटा आपसे पूछ रखा है क्या होगा, ठीक है। तो देखो यह सिंपल फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क = क्या होता है 2πr × θ/, क्या होता है 360। बस इसी फार्मूले का यूज़ कर लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर यहीं एरिया पूछता तो क्या हो जाता है, यहीं 2π का अर्थ जो πr स्क्रीन दे रखा है, 2 को 2 ही रहने दो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, इंटू आर क्या हो जाएगा आपको, देखो 30 दिया ही है 30 हो जाएगा, इंटू थीटा हमें पता करना है, होल अपॉन इंटू क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कर दो, 0 0 कट जाएगा, 3 से इसको काटोगे तो आ जाएगा कितना आपका 12 आ जाएगा, ठीक है भैया। ये आपका क्या गया 12, इसको काट दो 2 6 12, ये हो जाएगा क्या 11, 2 से इसको काट दो 2 3 ये हो जाएगा। तो देखो ये 3 से 21 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 19 × 21 = क्या हो जाएगा 11 × थीटा हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इसका आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 19 हो जाए 19 2 जा 38 और 1 जोड़ोगे तो 39, 11 थीटा से मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 11 = थीटा हो जाएगा। 11 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 11 3 जा 33 बचेगा 6 69, 11 6 जा 66, फिर बचेगा 3 30 हो जाएगा, 11 2 जा 22 8 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 11 7 जा 77। देखो 36.27 है, तो इसे अप्रॉक्स हम क्या ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, इवैल्यूएट sin² थीटा माइनस cos² थीटा इफ आपको दिया है क्या √tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, ठीक है ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो ये यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, √3 इसको बदल सकते हो क्या sin थीटा अपन cos थीटा में, और ये क्या हो जाएगा 3 sin थीटा, यहाँ sin थीटा ऊपर है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसको 3 या ऊपर मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/cos थीटा = हो जाएगा क्या 3/√3। इस 3 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो यार 3 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या √3 × √3, इस 3 की जगह में यहाँ पुट कर देंगे क्या √3 × √3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा। तो देखो ये 1/cos थीटा वैल्यू क्या आ गई √3, जब इसको आप पलटोगे उल्टा कर दोगे तो cos थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी उल्टा हो जाएगा, इसके नीचे वाला उल्टा होकर क्या हो जाएगा 1/√3, ये किसकी वैल्यू होगी cos थीटा की। बस इसे आप तोड़ दो, देखो sin² थीटा इसे आप लिख सकते हो क्या 1 ये जुड़ के क्या हो जाएगा 1 - 2 cos² थीटा हो जाएगा। बस कुछ नहीं पुट कर दो यहाँ cos² थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 - 2 × cos² थीटा वैल्यू क्या आती 1/√3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये 1 - 2
इसका स्क्वायर होगा 1, रूट 3 का 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3 माइनस 2 तो 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 1/3 हो जाएगी। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कर रखा है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर फॉर द पॉलिनोमियल fx और x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। देखो ये यहाँ क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। दूसरे का हाउ मेनी जीरोज, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4x प्लस 4। अब यहाँ देखो x पावर कितनी है 2 है, तो जितनी पावर होती है उतने जीरोज होते हैं, तो इसके दो जीरोज कौन कौन आते हैं अल्फा और बीटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 37 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 पे चले। 38 देखो यार 38 में आपसे बोल के रखा है, कैलकुलेट द मिनिमम नंबर बाय विच √8 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज गेट द रेशनल नंबर। देखो यार √8 क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये रेशनल नंबर बन जाए। ठीक है, तो सबसे मिनिमम वाला पूछा है, तो देखो सीधे से पहले ऑप्शन यूज करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √16 हो जाएगा, √16 का क्या हो जाएगा 4, और 4 क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ये हमारा इरेशनल नंबर था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 16 का 4 हो जाएगा, तो रेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 आपसे क्या बोल रखा है, 4 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन कॉट एक्स इंटू tan 60 इसका टू दिया है क्या 3.5, ये आपको गिवन है। ठीक है भैया, अब यहाँ देखो जब वैल्यू रखोगे तो 4 तो 4 ही रहेगा, साइन स्क्वायर 45 वैल्यू क्या होती है 1/√2, इस पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, होल अपॉन क्या है कॉट एक्स इंटू क्या है tan 60 5 हो जाएगा, ये आपके पास आ चुका है। अब यहाँ से अगर आप इसका नेक्स्ट दिखाएं आपको तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1/2 हो जाएगा, तो 4 ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/2 होल अपॉन क्या हो जाएगा √3 कॉट एक्स इक्वल टू 3.5 हो जाएगा। अब इसका अगर नेक्स्ट इधर देखें आप क्या हो जाएगा, देखो 4 2 जा 8, 8 में 1 जाएगा तो 7/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/2। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू √3 इंटू कॉट एक्स इक्वल टू क्या है 3.5 है, इस 7 काट दो 7 5 35 0.5 आ जाएगा। ये 2 इधर देखो डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा 1/√3 कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 5 10 ये हो जाएगा 1। ठीक है, और बदलेगी डेसिमल 0 हट जाएगा, ये √3 से जो डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अगर आप इसको उल्टा करोगे ये भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, जब ये भी उल्टा हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3, ये 1/√3 लिख सकते हो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है भैया, अब इसका आंसर ध्यान रखो, ये वाला जो आंसर है इसका क्या आएगा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ से खत्म होता है। अब बचा एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका सेक्शन 1 खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ देख लो, छोटा सा है, एक ये भी लॉजिक है। ठीक है, सिमिलर ट्रेंगल का कर रखा है, ट्रेंगल ABC ट्रेंगल PQR द इवेल्युएट, यानी दोनों सिमिलर हैं, देन इवेल्युएट द पेरीमीटर ऑफ AC, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ABC दिया है आपको, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल PQR दिया है, एंड PR इक्वल टू 8 दिया है। तो देखो ये अगर दो ट्रेंगल आपके क्या है सिमिलर हैं, यानी ABC सिमिलर है, ठीक है, किसके ट्रेंगल PQR के, तो भैया इनका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ABC और पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ABC, इनके साइड के रेशियो के इक्वल होता है। और इसमें देखो कौन सी साइड आपसे पूछा है AC, यानी फर्स्ट क्लास पूछा है AC, इधर भी फर्स्ट क्लास पे लोगे तो PR आ जाएगा। बस आपको यहाँ वैल्यू गिवन है, ABC का आपको पेरीमीटर कितना दिया है 20, PQR का कितना दिया है 40, वैल्यू पता करना है, PR की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। देखो 21 जा 20, 22 जा 40, आइए देखो 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से आपकी AC वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो ये आपके आसान क्वेश्चन थे 30 से 40, आप आसानी से कर लो। यहाँ तक ये हमारे खत्म हो गए, 40 के 40 क्वेश्चन खत्म, सेक्शन 1 खत्म, B खत्म। अब सेक्शन C की ओर हम चलेंगे, जहाँ से हमको केस स्टडी सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ 2 केस स्टडी है, उसको सॉल्व कराने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखो यह केस स्टडी आपके सामने शो हो रही है, इसमें देखो लिखा क्या है, सैम वेंट फॉर एन आउटिंग विथ हिज फ्रेंड्स, दे वेंट टू डोमिनोज टू एंजॉय द डिलीशियस पिज्जा, ही वॉज एंजॉइंग द पिज्जा with his friend and share notice the pair of linear equation form that is straight line. Let this pair of let the pair of linear equation be y minus 2x equal to 1 एक किया एंड 5y माइनस x इक्वल टू 40। तो दो यहाँ लाइन बन रही हैं। अब इन दोनों से आपसे सवाल पूछा गया है, परेशान मत होना। यहाँ देखो 2 लाइन दे रखा है, दोनों का इक्वेशन दे रखा है। चलते हम सीधे क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 हमसे कहता क्या है, पहले इस चीज़ को पढ़ेंगे। क्या रखा है, व्हाट इज द पॉइंट of intersecting of the line representing the by the equation y minus
2x इक्वल टू 1 और दूसरा दे रखा है क्या 5y माइनस एक्स 5y माइनस एक्स इक्वल टू 40। अब देखो यहाँ सामने दो इक्वेशन है। अब इसमें पूछ रहा है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी एक्स वाई की वैल्यू चाहिए इसे। देखो सिंपल आसान तरीका है, यहाँ आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो। कौन सा लगाते हो? एलिमिनेशन। चाहे आप इसमें किसी एक को बराबर कर दो, इक्वल कर दो, तो चाहे आप इस सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फर्स्ट वाले में किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से करके माइनस कर दो। तो हम क्या करते हैं 5 वाले इक्वेशन से 5 से मल्टीप्लाई करके सेकंड को माइनस कर देते हैं। देखो सिंपली क्या हो जाएगा 5y माइनस 10x इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14 हो जाएगा। देखो ये इस 5 का इधर भी पूरा मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी करोगे। अब माइनस करोगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10x का साइन आ जाएगा इक्वल टू यहाँ भी माइनस करोगे तो माइनस 9 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 9/9 क्या हो जाएगा 1। तो ये आपकी एक वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू 1 आ गया। और x इक्वल टू 1 कहाँ रख दो, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट कर दो, ये फर्स्ट मान लो। तो सेकंड पुट करोगे तो 5y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है। तो x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,3। तो यहाँ जो इंटरसेक्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 1,3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन 41 का आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 यहीं देख लो, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या रखा है, एट व्हाट पॉइंट डज द लीनियर इक्वेशन y माइनस 2x इक्वल टू 1 इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस। अब देखो इक्वेशन दे रखा है क्या y माइनस 2 इक्वल टू 1। अब ये क्या रखा है सिर्फ y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे। तो जब y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो x की वैल्यू ऑलवेज क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो सीधे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि जो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा 0, 43 देख लो। तो 43 यहाँ से क्या हो रखा है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 18, ये कैसा सोल्यूशन होगा। देखो यार 2x प्लस माइनस है, ठीक है, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दे रखा है। दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 दे रखा है। अब पूछ रहा है कैसा सोल्यूशन है। तो इनका हमेशा रेशियो ले लो। इनका जब रेशियो लोगे देखो ये 2/2 इक्वल टू लगाओगे यहाँ माइनस 3/3 हो जाएगा इक्वल टू 6y माइनस 18 होगा। यहीं देखो ये 2 2 कट के 1 और ये क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये डज नॉट इक्वल यहीं बन गया। तो आप तीसरे वाले पे नहीं जाओगे। और जब a1/a2 देखो आप यहाँ से 3 फार्मूले याद रखोगे। क्या देखो ये सिंपल याद रखोगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू d1/b2। यहाँ जो सोल्यूशन हो जाएगा कैसा हो जाएगा यूनिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा यूनिक हो जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है a1/a2 इक्वल टू d1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब तीनों इक्वल हो तो यहाँ क्या हो जाएगा सोल्यूशंस। और जब a1/a2 इक्वल टू हो b1/b2 के बट डज नॉट इक्वल c1/c2 हो क्या हो जाएगा नो सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा नो सोल्यूशन। इसके साथ आप कुछ चीज़ें और नोट कर लो। जो यूनिक सोल्यूशन होता है ना भैया, इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है इंटरसेक्टिंग होता है। कैसा होता है इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और जो मेनी सोल्यूशन है इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा आपका कोइंसाइड। कैसा बनेगा कोइंसाइड, ठीक है कोइंसाइड। और जो नो सोल्यूशन होता है इसका ग्राफ कैसा बनता है पैरेलल बनता है। कैसा बनता है पैरेलल। आपसे तीसरी चीज़ और पूछा जाता है क्या कि ये ग्राफ कैसा होगा, ये कैसा होता है कंसिस्ट होता है। जिसका आंसर आता है वो कैसा होता है कंसिस्ट। इसका भी आंसर आएगा तो भी क्या हो जाएगा कंसिस्ट हो जाएगा। और जिसका आंसर नहीं आता वो क्या हो जाता है इनकंसिस्ट। क्या हो जाता है इनकंसिस्ट। ये आपको कुछ कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड कंडीशन है। ये आपको ना बहुत सारे केस स्टडी में फायदा पहुंचाएगी। फिर को आप याद कर लो। क्वेश्चन नंबर देखो 43 का आंसर क्या हो जाएगा है यूनिक सोल्यूशन। ये क्या हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो 43 के बाद 44 आता है। इससे पूछ रखा है फॉरवर्ड द वैल्यू आपके द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस ky प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन। देखो ये k की वैल्यू पूछा है। इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस ky प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दे रखा है क्या आपके सामने 3x माइनस 2y और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बोल रखा है क्या इसका जो सोल्यूशन है कैसा है नो सोल्यूशन है। तो नो सोल्यूशन कंडीशन कौन सी है ये वाली है। तो बस सीधे वैल्यू कर दो। तो 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो ये माइनस के और यहाँ देखो शायद चेंज है क्या कुछ यहाँ भैया प्लस है, ठीक है -k/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखो इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर आगे क्या आ जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये माइनस इधर आ जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/3 ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ ना ऑप्शन में क्या ये भी ऑप्शन दिया है क्या 6 भी। जैसे आप अगर ये वाला इक्वेशन सॉल्व करते हो इक्वल टू ये डज नॉट क्या हो जाएगा 3y माइनस, लेकिन ये वाला आप सॉल्व नहीं करोगे क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये इसकी ये वैल्यू है जिसपे ये सोल्यूशन अगर आप 6 अगर कुछ और लिख दोगे आप तो सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमें k की वैल्यू ये वाली रखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 44 ही सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे कुछ नहीं है, बस आपसे
बस यही चीज़ पूछा है जो मैंने यहाँ लिख रखा है। क्या कर रखा है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज इनकंसिस्ट देन द लाइन रिप्रेजेंट बाय द टू इक्वेशन आर। तो भैया इनकंसिस्ट है, इनकंसिस्ट मैंने यहाँ क्या लिखा है? इनकंसिस्ट जो होगा कैसा होगा? उसका ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल। तो बस आपसे ग्राफ ही पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 48 का राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल। ठीक है जी। केस स्टडी फर्स्ट आपकी यहाँ से कंप्लीट होती है। देखो केस स्टडी हमने फर्स्ट खत्म कर दिया। अब चलते हैं केस स्टडी 2 पे। अच्छी केस स्टडी है, ठीक है, 2 वाली केस स्टडी में मैंने 5 क्वेश्चन थे, आपने सारे कर लिए। आपको एग्जाम में 4 ही करने हैं, ठीक है क्या? तो मैंने आपको सारे करवाए, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। ये चीज़ आप नोट लेना अच्छे से। अब देखो केस स्टडी 46 से तक होगी। देखो केस स्टडी में कहता क्या है? संध्या इज ए वेरी टैलेंटेड लेडी, शी इज ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, इज डूइंग समथिंग क्रिएटिव इन हर फ्री टाइम आफ्टर द हाउस होल्ड वर्क। शी एम्ब्रॉयड ए लीफ ऑफ नाइफ ऑन हर टेबल क्लॉथ, हर सन ट्रेस द डिजाइन ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन एज शोन फिगर। तो आपके सामने फिगर दिख रहा है। हम सीधे आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे क्या लिखा है? फाइंड द रेशियो इन विच सी डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द डब्ल्यू एंड ई। देखो यार डब्ल्यू और ई को ज्वाइन करता है, डब्ल्यू ई, और ये इसको सी पॉइंट डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है ये आपसे पूछा है। तो पहले हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे किसके? डब्ल्यू और ई के। तो यह देखो डब्ल्यू कोऑर्डिनेट जाओगे सबसे पहले क्या देखोगे? एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कितना है? -4 है, और वाई एक्सिस कितना है? -3 है, ठीक है। तो आपने डब्ल्यू कोऑर्डिनेट देख लिया। इसके बाद आप देखो ध्यान से कोऑर्डिनेट ई का। सबसे पहले आप क्या देखोगे? एक्स एक्सिस है 4, फिर वाई एक्सिस देखोगे 3। क्या हो जाएगा? 4, 3 है। सी का कोऑर्डिनेट देखोगे तो सी का एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट कितना है? 1, वाई एक्सिस का 3। अब पूछ रखा है इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखो यार रेशियो वाला फार्मूला लगाने से अच्छा आप इसमें डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा दो, तो वहाँ से आंसर आसानी से मिल जाएगा। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? √(x2 - x1), सीधे इसको माइनस कर दो। देखो ये माइनस है, ये 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 415 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये देखो -3 है, 3 - 3, देखो ये 3 माइनस प्लस 3 हो जाएगा। देखो -3 + 3, तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 का क्या हो जाएगा? 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ सीधे आप इसे क्या लिख सकते हो? 5 आ जाएगा। फिर इसको देखो, इसके भी डिस्टेंस निकालो। देखो 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस। अब यहाँ देखो ये क्या है आपका? कोऑर्डिनेट गड़बड़ लिखा गया क्या? देखो ये ई का कोऑर्डिनेट क्या है? -, ठीक है, ये भी माइनस है, ध्यान रखना, गड़बड़ हो गया है। यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 - 3, देखो ये क्या हो जाएगा? 3, ये माइनस है, माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस 9 का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसको डिवाइड किस रेशियो में डिवाइड करोगे? 5:3 में डिवाइड कर देगा। हम आगे आपको फार्मूला भी बता देते हैं, आप टेंशन मत लो। तो 46 के बाद क्या आता है? 47। देखो ये 47 आपसे क्या रखा है? फाइंड द रेशियो इन विच सी डिवाइड द लाइन, ये तो हमने कर चुका। 47 आपसे क्या बोलता है? 47 आपसे कहता है व्हाट इज द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट पी एंड डी। तो पी और डी को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स एक्सिस किस कोऑर्डिनेट में डिवाइड करेगा, ठीक है भैया। देखो यार जब आपसे सामने बोले एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्स रहेगा, वाई वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब पी और डी के कोऑर्डिनेट ढूंढ लो। तो पी का कोऑर्डिनेट आप देखोगे कहाँ? पी एक्स एक्सिस। तो पी एक्स एक्सिस कितना है? -4 है, और वाई एक्सिस पे कितना है? 8 है। अब डी पे चलते हैं तो डी हमारा क्या है? एक्स एक्सिस पे कितना है? -4 है, और आपका वाई एक्सिस पे कितना है? ओ गड़बड़ हो गया। एक्स एक्सिस कितना है आपका? ये डी 5 है, और वाई एक्सिस कितना है? -4 है। ये हमारे सामने आ गया। तो देखो ये आपका जो ए और ए रेशियो, ए का मतलब होता है आकाश पांडे, ठीक है। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, A1 कुछ भी ले सकते हो, आपकी जो मर्जी। हमने यहाँ A1 रखा है। तो देखो ये जो आपका फार्मूला होता है किसी भी इंटरसेक्टिंग फार्मूला, एक्स और क्या होता है? M1(x2 + M2(x1) बटे M1 + M2। ये एक्स के लिए होता है, सेम काम वाई के लिए क्या हो जाएगा? M1(y2 + M2(y1) होल अपॉन M1 + M2। ये आप फार्मूला याद कर लो। इसी ये इंटरसेक्टिंग फार्मूला है, इसी सवाल को लगाओगे। देखो ये इंटरसेक्टिंग फार्मूला आप यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन लेंदी हो जाता है, लंबा हो जाता है, हम यूज़ नहीं करते। यहाँ देखो वाई एक्सिस 0, तो सीधे वाई वाला कोऑर्डिनेट ले लो। तो वाई एक्सिस कर दो 0। M1 की वैल्यू कितनी मान रखी है आपने? 1। तो ये M1 है, ये क्या है आपका? M2 है। तो क्या हो जाएगा? A इंटू क्या हो जाएगा? अब देखो इसमें y2 करोगे तो y2 कितना है? -4 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 इंटू ये क्या हो गया? 8 होल अपॉन A + 1। तो इधर आके 0 हो जाएगा, तो ये -4 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? +4 आ जाएगी 2। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में। किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में। तो आपका 47 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 48 पे आते हैं, किस पे आते हैं?
48 पे देखो ये 48 में क्या बोल रखा है, व्हाट इज द लाइन जॉइनिंग इन वाई एक्सिस द डिवाइड द लाइन पॉइंट यल एंड यू। अब यहाँ वाई एक्सिस बोल रखा है, सेम यही सवाल है, तो यल है, ये यू है, ये किस पे डिवाइड कर रही है, वाई एक्सिस, तो यहाँ एक्स वाला 0 हो जाएगा, वाई वाला वाई बचेगा। अब यल और यू के कोऑर्डिनेट ढूंढ लो, यल का कोऑर्डिनेट कितना है आपका, पहले आप जाओ एक्स एक्सिस पे 4 है, ठीक है, एक्स एक्सिस कितना है 4 है, वाई एक्सिस पे जाओ कितना है 9 है, 4,9 हो जाएगा। सेकेंड आप जाओगे कहाँ, यू पे, यू आपको कितना है, यू कहाँ गया भैया, यू यहाँ है, तो यू का एक्स एक्सिस कितना है -7, वाई एक्सिस पे 2 है, तो यह जाएगा क्या -7,2 हो जाएगा। बस सेम यही फार्मूला लगाओ। अब इस बार देखो कौन सा एक्स वाला 0 है, तो एक्स वाला फार्मूला ले लो, यहाँ 0 हो जाएगा इक्वल टू, इसे भी क्या मान लो ए और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो बस ए -7 ए इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाला है इस बार ए प्लस 1, ये देखो मल्टी डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो 0 किसी मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, ये -7 आएगा, इधर आ गया क्या हो जाएगा +7 इक्वल टू 4, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/7, ऐसे को लिख सकते हो क्या 4:7 में डिवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 49 में देखो क्या बोल रखा है, देखो यहाँ 49 से क्या रखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट के फ्रॉम द वर्जिन, तो वर्जिन से के का डिस्टेंस बताना है। देखो यहाँ जब भी आपको वर्जिन पूछे ना तो सीधे आप ये वाला फार्मूला निकालोगे, x² + y²। अब बस यहाँ के का कोऑर्डिनेट पता कर लो, आपको सवाल लग गई है। तो के का कोऑर्डिनेट कितना है 3,4 है, के का कोऑर्डिनेट क्या है 3,4 है, तो बस 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर अंडर रूट ले लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 + 16 क्या हो जाएगा √25 को क्या आएगा 5 आ जाएगा। बस खत्म हो गया, यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई 5 हो गई, के वाला क्या आ गया 5 हो गई, यानी के नहीं मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी ओरिजिन से 5 हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ से बोल क्या रखा है, देखो इसको समझ लो थोड़ा सा। कर रखा है फाइंड द फ्रॉम द गिवन पॉइंट द मिड पॉइंट ऑफ विच डज नॉट लाई ऑन वाई एक्सिस। अब पूछ रहा है कौन सा वाई एक्सिस पे लाइज नहीं करेगा। देखो यह वाई एक्सिस पे लाई वही नहीं करेंगे जिनमें x 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर x आपका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो वो जो भी लाइन होगी वो क्या होगी वाई एक्सिस पे लाई करेगी, ठीक है। अगर आपका क्या हो गया x कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो y कोऑर्डिनेट बचेगा, तो सिर्फ y वाले पे ही जाएगा सब कुछ। तो ये पूछा है कौन सा y पे लाइज नहीं करेगा, तो मिड पॉइंट। तो देखो आपसे पूछा गया है पहला u एंड g, किस पॉइंट में पूछा है u एंड g, u का कोऑर्डिनेट और g का कोऑर्डिनेट निकाल लो। देखो ये अभी u का कोऑर्डिनेट आपने लिखा था थोड़ी देर पहले, कहाँ लिखा था LU, u का कोऑर्डिनेट कितना है -7,2 है, और g का कोऑर्डिनेट हमने नहीं लिखा है, तो g का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं यहाँ से। तो g का कोऑर्डिनेट आपको कितना हो जाएगा ABCD g का कोऑर्डिनेट कितना है 7,2 +7 या -7 दोनों को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, और 0/2 यानी देखो यहाँ एक्स एक्सिस क्या हो गया 0, तो ये लाई नहीं करेगा। दूसरा चेक कर लो इक्वेशन आप फार्मूला क्या दिया, दूसरा आपको दिया है P एंड L, क्या देखा है P एंड L, हमने L का भी कोऑर्डिनेट लिखा है कितना 4,9, तो 4,9 P का आपको देखना पड़ेगा, तो P का देख लो, P का क्या हो जाएगा आपका -4,8 है, क्या है -4,8 है। अब यहाँ पे देखो -4 + 4 यानी 0 आ गया एक्स एक्सिस वाला, तो ये भी लाई नहीं करेगा, ठीक है, ये भी यानी लाई वाई एक्सिस पे ही करेगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए डज नॉट लाई वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो जो तीसरा आपका कोऑर्डिनेट दिया है वो क्या है Q एंड K दिया है, क्या है Q एंड K। देखो ये Q का आप तो नाम देख रहे हैं क्या रखा है 3,4 है, बस Q का देख लो, Q का क्या है, तो देखो यार Q और एंड Q का क्या हो जाएगा 3,4 और Q का क्या हो जाएगा -3,3। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे 3 और -3 फिर भी 0 आ जाएगा, इसमें एक्स एक्सिस 0 आ जाएगा, मतलब ये भी वाई एक्सिस पे लाई करेगा। हमें डज नॉट लाई चाहिए तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि बचा वही ऑप्शन डी, वही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसे भी आप चेक कर सकते हो, क्या है U एंड F, U भी हमने कहीं शायद लिखा था, ठीक है भैया, U यहाँ था, क्या जाएगा -7,2। अब बस ढूंढना क्या आपको F, ठीक है, F का कोऑर्डिनेट क्या है 9,1 है, क्या है 9,1 है। अब देखो इन जोड़ों को, तो 9 में 7 ऐड करोगे तो 2/2, ठीक है, और 2 1 3 तो 3/2, यह आ जाएगा 1,3/2। अब यहाँ देखो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, जब इसे आप ग्राफ पे बनाओगे ना, यहाँ देखो अगर ग्राफ पे बनाओगे तो आप x एक्सिस पे कितना चलोगे 1 चलोगे, और y एक्सिस पे कितना चलोगे 3/2, ये दोनों इधर बढ़ाओगे तो कहीं यहाँ कहीं मिलेगा। देखो ना ये x पे आ रहा है ना y पे, सीधे कहाँ आ रहा है मिडिल लाइन पर आ रहा है, तो पूछा जो y एक्सिस पे लाई नहीं करेगा तो ऑप्शन कौन सा है डी वाला। तो आपका यहाँ से खत्म होते हैं 50 क्वेश्चन, यहाँ से खत्म हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पेपर ये हमने मॉडल पेपर 5 आपको सॉल्व करा एडू कार्ड का। इसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, अच्छे और भी बुक के हम आपको कराएंगे, जो आप बोलोगे उसका करवा देंगे। साथ में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना है, तो हमारी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।